रहस्य, डर और एक श्रापित आत्मा की कहानी। इस भाग को अच्छे से समझने के लिए पहले देखिए इस कहानी का भाग 1। क्या सच में घिनु का श्राप खत्म हो गया या फिर यह सिर्फ एक नई दहशत की शुरुआत है? तो जुड़िए हमारे साथ इस खौफनाक सफर के भाग 2 में। वीडियो शुरू होता है। बहुत जल्द ही दूसरे राज्य के राजा ने उनकी हत्या कर उनका राज्य हड़प लिया था। राजा की बहन का बचा खुचा परिवार अब एक निम्न वर्ग के मकान में रहने को मजबूर था। इसी भांजे ने ही गुरुकुल के उस दूसरे शिष्य को अशर्फियों का लालच देकर राजा के पुत्र को यह कहने को कहा था। राजा बेहिसाब दर्द में है, उनकी पीड़ा असहनीय है, लेकिन वे तभी मर सकेंगे जब उनका अपना ही कोई खून उन्हें जहर देगा। उसके बाद ही राजा जल्द दूसरा जन्म लेंगे और एक नए रूप में अपने परिवार के पास लौटेंगे। राजा का अपना खून तो सिर्फ उनका बेटा ही है। उनके बेटे से कहना कि वह वेशभूषा बदलकर रात में महल आए और अपने हाथों से बनाए किसी पकवान में जहर मिलाकर राजा को खिलाए। नगर में किसी को खबर ना हो कि वह यहां आया था। अगली सुबह वह गुरुकुल लौट जाए। महल में घुसने में मैं उसकी मदद कर दूंगा, तुम बस उसे इतना ही बता देना। दूसरे शिष्य ने भी वैसा ही किया। राजा अपने ही बेटे के हाथों से खाए जहर की वजह से मारे गए। राजा के भांजे को लगा कि उन्होंने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी, लेकिन वे कहां जानते थे प्रकृति से खेलना इतना आसान नहीं होता। जो सजा उन्हें सालों बाद मिलने वाली थी, उस श्राप की शुरुआत इसी जन्म में होने वाली थी। राजा के बेटे को जब बाद में सच्चाई का पता चला तो उसे बेहद पछतावा हुआ। अपने किए पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसने सांसारिक मोह माया त्याग दी और कहीं दूर पर्वतों पर चला गया। नगरवासियों ने राजा श्रीकांत के भांजे को नियति के भरोसे छोड़ दिया। राजा श्रीकांत मारे गए, लेकिन उन्हें मारने वाले 2 लोग थे। संयोग से दोनों ही उनके अपने थे। एक वह जिसने उनके साथ बेईमानी की थी और दूसरा वह जिसने अपने ही हाथों से उन्हें जहर खिलाया था, लेकिन जिसके मन में पाप नहीं था। राजा को मिला वरदान और उनके दुश्मनों को मिला श्राप इस तरह बांट गया कि जिसने बेईमानी की थी वही राजा के हिस्से का दर्द झेलेगा, और जिसने जहर दिया था वह तमाम जन्मों तक राजा का ख्याल रखेगा। बिना राजा के उस नगर की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चौपट होने लगी। लेकिन इन सब में जो सबसे अजीब था वह यह कि महल में जबरदस्ती रह रहे राजा के उसी भांजे के साथ कुछ अजीब घटने लगा। उसका शरीर पिघलता जा रहा था, वह कुरूप बनता जा रहा था। वह अब महल से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन उसकी कुरूपता के चलते उसके चेले चापट भी उसे छोड़कर भागने लगे। धीरे धीरे नगर भी खाली होने लगा। लोगों का कहना था कि राजा का भांजा बिल्कुल राक्षस बन गया था। वह कभी भी अचानक चीखने चिल्लाने लगता, जैसे कोई उस पर अनगिनत कोड़े बरसा रहा हो। दिन में वह बाहर नहीं निकलता था, लेकिन रात के अंधेरे में अक्सर अपना भयानक रूप दिखाकर लोगों को डराता था। सुनने में आया था कि वह लोगों से मदद मांगता था, लेकिन जिसने राजा के साथ इतना घिनौना कृत्य किया था, उसके बाद नगर का कोई भी मनुष्य उसकी मदद करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस तरह एक विशाल साम्राज्य सिर्फ एक बेईमानी की वजह से समाप्त हो गया। कहानी वर्तमान में। सोमनाथ चट्टोपाध्याय यह कहानी अखिलेश बर्मन को सुना रहे थे, और अखिलेश बर्मन पूरी तरह हैरत में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि डॉक्टरों ने उनके बेटे की जिस कमी को एक बीमारी का नाम दिया था, वह विज्ञान को टक्कर देने वाली कितनी पेचीदा असलियत है। कहानी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब जो शुरू होने वाला था वह खुद अनेकों कहानियों का संग्रह बनेगा। घीनू को मरे 3 दिन बीत चुके थे। घाटी में सभी चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन एक दोपहर, सुनिए मैं लिली हूं, लिली ने घाटी के ही एक सभ्य इंसान को रोककर कहा। वह आदमी शायद किसी स्कूल का शिक्षक था। यह भरी दोपहर का वक्त था और वह अपने घर लौट रहा था। लिली बेहद मैले कुचैले कपड़ों में अस्त व्यस्त सी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कब से सोई ना हो। उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थीं। उसका शरीर अजीब तरह से सिकुड़ने लगा था, जैसे भीतर ही भीतर कोई डर उसे खा रहा हो। वह आदमी सहसा ही रुक गया। बड़ी बारीकी से उसने एक नजर लिली पर डाली, दिमाग पर जोर दिया, और तभी उसे याद आया, यह तो वही लड़की है जिसकी तलाश घाटी में कई दिनों से की जा रही थी। यह इस हालत में यहाँ कैसे? बार बार कभी पुलिस तो कभी इस लड़की के परिवार वाले यहाँ आकर घाटी के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। लिली उसी रात से गायब थी जिस रात वे 4 दोस्त मिलकर अपने YouTube चैनल के लिए घीनू को रिकॉर्ड करने आए थे। इसी सिलसिले में उनमें से 3 घीनू के हाथों बेरहमी से मारे गए थे, और लिली को प्रज्ञा की रूह यहाँ से उठाकर अपने घर यानी कुएं के पास ही कैद कर लिया था। तभी से लिली गायब थी। उस सभ्य आदमी ने बड़े ही अदब से लिली को जवाब दिया, जी लिली, आपको तो हम सब अच्छे से जानते हैं। बताइए आप इतने दिन कहाँ थी? आपके परिवार वाले कितने परेशान थे और अब आपकी ये हालत?
लगता है जैसे आप काफी दिनों की बीमारी के बाद आज जागी हैं। जी ऐसा ही कुछ है, लेकिन फिलहाल मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस घाटी में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हो सके तो आज ही पूरी घाटी खाली कर दीजिए आप लोग। ये क्या अनाप शनाप बक रही हैं आप? अभी अभी तो घाटी की मुसीबत टली है और आप फिर यहाँ लोगों को डराने आ गई। बेहतर होगा कि आप अपने घर जाएं और इस पागलपन से बाहर निकलें। जितना बुरा होना था सब हो चुका है, अब सब ठीक हो जाएगा। देखिए, आप अपने घर लौट जाइए। काश मैं घर लौट पाती। यह कहते वक्त लिली के लगभग सफेद पड़ चुके चेहरे में अत्यंत बेबसी नजर आ रही थी। उसने अपनी गर्दन नीचे की और अपने पैरों को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने पैरों में जंजीरें दिख रही थीं, जैसे यह तय करने वाला कोई और था कि उसे कहां तक जाना है। जंजीरें अदृश्य थीं, लेकिन लिली उन्हें महसूस कर सकती थी। लिली ने एक बार फिर कहा, देखिए, मैं पागल नहीं हूं। मेरी बात मान लीजिए, वरना घाटी में तबाही बस शुरू होने ही वाली है। इतना कहकर लिली उल्टे पैर वापस उसी दिशा में जाने लगी जहां से वह आई थी। घाटी का आतंक। सामने वाले को लगा कि लिली गहरे सदमे में है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। लेकिन लोगों को कहां पता था कि लिली की खामोश बातों में सच्चाई चिल्ला रही थी। लिली के उल्टे कदमों के साथ घाटी की रौनक भी जा रही थी। आम दिनों की तरह यह दिन भी गुजर गया, लेकिन रात तो अभी बाकी थी। दूसरी तरफ बर्मन विला में लगभग 2 दिनों से अखिलेश बर्मन सोमनाथ चट्टोपाध्याय के साथ एक ही कमरे में बंद थे। वे खासे परेशान थे और डरे हुए भी। शकुंतला जी को अपने मायके भेज दिया गया था ताकि उनकी दिमागी हालत में कुछ सुधार हो सके। सोमनाथ चट्टोपाध्याय की अधिकतर बातें अखिलेश जी के सिर के ऊपर से ही जा रही थीं, लेकिन वे सब कुछ समझना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास था। वे जानते थे कि कहीं ना कहीं वे इतिहास के पुराने और अनसुलझे रहस्यों से जुड़े हुए हैं और उन्हें यह करना ही होगा ताकि वह इतिहास आज के वर्तमान को कहीं से भी चोटिल न कर सके। उन्हें तो उनके बेटे की हिफाजत के लिए चुना गया था, और उन्होंने क्या किया? बब्बी था। सब कुछ जानकर भी उसे मरने के लिए छोड़ दिया। काश यह सब होने से पहले वे अपनी कहानी को जान पाते। काश राजा के बेटे के रूप में वे अपने फुफेरे भाई की बात मानते ही नहीं। अगर उस जन्म में राजा के साथ कोई बेईमानी ना हुई होती तो इस श्राप का जन्म ही नहीं होता। वे तो वैसे भी अपने दर्द से बेहाल थे और वह दर्द उन्हें एक दिन ले ही डूबता। लेकिन राजा के भांजे ने तो सांप और लाठी को एक साथ खत्म करने की योजना बना डाली थी। उसे लगा झूठ बोलकर वह राजा के बेटे के ही हाथों राजा की हत्या करवा देगा और दोनों को ही रास्ते से हटा देगा। उसे लगा कि वह उस विशाल साम्राज्य को हथिया सकता है जिसकी विशालता राजा को पूजती थी। काश यह सब शुरू से शुरू ही नहीं होता, लेकिन अब तो हो चुका था। लालच, धोखे और बुरी ताकतों का यह भयानक खेल अब न जाने कितने तूफानों को आवाज देने वाला था। रात का अंधेरा बस घिरने ही वाला था। बिजली के जगमगाते खंभों के पास लोग बाहर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। बच्चे अपने अपने झुंड में छुपम छुपाई खेल रहे थे। कहीं औरतें एक साथ जुटकर किसी नए अचार को बनाने की विधि सीख रही थीं। कुछ साल पहले भी घाटी में ऐसा ही सुखद माहौल हुआ करता था, लेकिन अचानक घाटी की बिजली गुल हो गई। आसमान में काले बादलों सा कुछ घिरने लगा, और इस रात जो हुआ वह लोगों की सोच से परे था। आसमान में घिरे काले बादल दरअसल बादल नहीं थे, बल्कि वे भूरे काले उड़ने वाले कीड़े थे। देखते ही देखते उन कीड़ों ने आसमान की सारी सफेदी छीन ली, जैसे घाटी की जमीन पर किसी ने काली चादर बिछा दी हो। घाटी में पहले तो अफरा तफरी मच गई, फिर बेहिसाब चीखों से पूरी घाटी गूंजने लगी। ऐसी चीखें जो रूह तक को डरा दें। यह चीखें आधी रात तक सुनाई देती रहीं, और फिर भोर की हल्की रोशनी में एक और भयानक नजारा सामने था। घाटी के सभी छोटे बड़े झीलों का पानी अपना रंग बदल चुका था। लाल रंग, यकीनन यह मासूमों के खून का रंग था। घाटी की आधे से अधिक आबादी खत्म हो चुकी थी, और इस बार पूरा शहर खौफ में समा गया था। लोगों का कहना था कि घाटी में कोई नरभक्षी दानव है जो बेरहमी से लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। लेकिन क्या जरूरी था कि यह सिर्फ घाटी तक ही सीमित रहे? वह अपनी सीमाएं बढ़ा भी तो सकता था। लेकिन कोई था जो जानता था। हाँ, वह दानव अपनी सीमाएं बढ़ा नहीं सकता। उसकी कमजोरियों को जानता था वह। उस रात घाटी के आसमान से मौत बरस रही थी। आसमान में उड़ रहे वे काले कीड़े मामूली कीड़े नहीं थे। वे वही कीड़े थे जो घीनू के शरीर से चिपके रहते थे। पहले वे साधारण कीड़े थे, लेकिन घीनू की मौत ने उन्हें बेहिसाब ताकतें दे दी थीं। अब वे अपना आकार बढ़ा सकते थे। वे लोगों का खून पी सकते थे। और उस रात घाटी में वही हुआ था। लोगों को मारकर उनके शवों को घाटी के ठंडे पानी में फेंक दिया गया था। जो लोग बच गए थे वे आतंक के मारे अपना सब कुछ छोड़कर घाटी से भाग गए थे। सोमनाथ चट्टोपाध्याय लोगों की मौत से दुखी जरूर थे,
लेकिन कम से कम अब उन्हें यह पता था कि घिनू शहर के किस कोने में है। कहानी कुछ महीनों पहले। उस रात प्रज्ञा की रूह ने लिली को अपनी आपबीती दिखाई थी। उसने दिखाया था कि कैसे उसके पिता की गिरी हुई सोच ने उसकी जान ले ली। सजा मिली थी उसे, सिर्फ बेटी बनकर जन्म लेने के कारण। लिली भी प्रज्ञा के लिए बहुत दुखी थी। उसे अब उससे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके प्रति वह सहानुभूति महसूस कर रही थी। अब प्रज्ञा कभी कभी लिली को साफ साफ दिखने लगी थी और कभी कभी वह मुस्कुरा भी देती थी। वह कुछ कुछ पारदर्शी सी थी। कभी वह 7-8 साल की बच्ची की तरह दिखती तो कभी अचानक उसका आकार बढ़ जाता और वह एक युवती की तरह लगती। लिली को महसूस होता था कि शायद आत्माएं समय चक्र में ही कहीं फंसी रह जाती हैं। वे जब खुद को जैसा महसूस करती हैं उसी तरह उनका आकार भी बदलने लगता है। दोनों के बीच एक अनसुलझा सा संपर्क बनने लगा था। लेकिन जब भी लिली इस खंडहर नुमा घर से बाहर निकलने की कोशिश करती, प्रज्ञा की रूह उसे रोक लेती थी। ऐसा लगता था जैसे ना चाहते हुए भी प्रज्ञा को ऐसा करना पड़ता था, जैसे वह किसी बड़ी शैतानी शक्ति के अधीन हो गई हो। लेकिन एक रात लिली को प्रज्ञा रोती हुई मिली। कुएं के पास बैठी, अपना सिर अपने घुटनों में छुपाए वह सिसक रही थी। अजीब सा माहौल था, जैसे प्रज्ञा के साथ साथ आसपास की सभी चीजें आहिस्ते आहिस्ते रो रही थीं। कुएं की गहराई, सामने की झाड़ियां, झाड़ियों के पीछे से मेंढक और वह जर्जर घर भी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके साथ ही सुबक रहा हो। लिली भी प्रज्ञा के पास जाकर बैठ गई। वह उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन लिली के करीब जाते ही प्रज्ञा की रूह अचानक से गायब हो गई। और फिर वह जल्द ही दोबारा दिखाई दी। मेरी मां से मुझे मिलवाओगी? एक बेहद ठंडी आवाज सुनकर लिली ने पीछे पलटकर देखा। प्रज्ञा उसके सामने खड़ी थी। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ, हम चलते हैं ना तुम्हारी माँ के पास। कहाँ है वो? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लेकिन तुम तो मुझे भी यहाँ से बाहर निकलने नहीं देती। उसने मना किया है ना। लेकिन वह है कौन? क्यों ऐसा कर रहा है वह? तुम्हें पता है, वह लोगों की जान ले रहा है। क्योंकि किसी ने उसे धोखा दिया है। उसे बहुत दर्द होता है, मैंने देखा है उसे चीखते हुए। लेकिन किसी एक की गलती की सजा सबको देने का क्या मतलब है? भैया पा मैं समय तो साहब की बैनत है। तुम जाओ मेरी माँ के पास, उन्हें लेकर आना। मैं यहीं इंतजार करूंगी। बगैर लिली के सवालों का जवाब दिए प्रज्ञा ने यह मदद उससे बिल्कुल सपाट शब्दों में मांगी थी। उसके बाद प्रज्ञा के बताए रास्ते पर चलकर लिली प्रज्ञा की मां नीलिमा जी से मिली। वे इन दिनों असम के किसी गांव में रह रही थीं और फिर आगे की कहानी उन्होंने ही बताई। उस वक्त मैं बुरी तरह डिप्रेशन में जी रही थी। मैं बीमार थी, लेकिन मुझे प्रज्ञा की यादों ने बहुत उदास कर रखा था। मुझे हर वक्त उसकी याद आती थी। उसके आसपास होने का एहसास मुझे सुकून देता था। लेकिन मेरे पति सुब्रतो दास को यह पसंद नहीं था कि मैं प्रज्ञा को याद करूं। अरे, वह तो नफरत करते थे उससे। मैं फिर भी किसी एक चमत्कार के इंतजार में जी रही थी। और फिर घर में अजीब सी चीजें होने लगी। कमरे में, रसोई में, आंगन में, यहां तक कि बिस्तर में भी बालों के गुच्छे नजर आने लगे। शुरुआत में तो मुझे लगा कि बाल मेरे ही होंगे, लेकिन नहीं। ये बात मुझे तब समझ आई जब एक दिन इन बालों से परेशान होकर मैंने अपने सारे बाल ही काट दिए। लेकिन इसके बाद भी बालों का हर जगह मिलना जारी रहा। एक शाम जब मैं बाहर बैठी थी, तभी कुछ बालों के गुच्छे उड़ते हुए मेरे पैरों के पास आकर गिरे। जब मैंने उन्हें हाथों में लेकर गौर से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि इन बालों से मेरी प्रज्ञा की खुशबू आ रही थी। इसका मतलब था कि ये बाल संकेत थे मेरी प्रज्ञा के मेरे आसपास ही होने के। मैं फिर उन बालों को इकट्ठा करने लगी। उन्हें मैं एक छोटे से बक्से में रखती थी और जब भी मुझे प्रज्ञा की याद आती तो मैं उन बालों को छूकर रो लेती थी। शायद उन बालों पर मेरे आंसुओं के गिरने के बाद ही वह सब शुरू हुआ। अब बक्से में रखे बाल अपना आकार बदलने लगे थे। धीरे धीरे वे एक गुड़िया का रूप ले रहे थे। हर दिन जब मैं बक्से को खोलकर देखती तो कभी गुड़िया का एक हाथ बना होता तो कभी दूसरा हाथ। धीरे धीरे वह आकार ले रही थी। मैं बहुत उत्साहित थी उसे पूरा बनते हुए देखने के लिए। मुझे लगता था जिस दिन यह गुड़िया पूरी बनकर तैयार हो जाएगी उसी दिन मेरी प्रज्ञा लौट आएगी। और एक दिन वह गुड़िया बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन वह प्रज्ञा में नहीं बदली। वह एक ऐसी चीज बनी जिसकी वजह से दो लोगों की जान बच गई। मेरी डिलीवरी के दिन नजदीक आ रहे थे, इसलिए मुझे अपनी माँ के घर जाना पड़ा। मेरे पति यानी सुब्रतो भी मेरे साथ ही थे। मेरी माँ का घर यहीं असम में ही था। मैं उनकी इकलौती संतान थी। गर्भावस्था के आखिरी दिनों में मेरी माँ ने ही मेरा ख्याल रखा। और फिर एक रात मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। संयोग से उस दिन माँ घर के लिए राशन लाने शहर गई थी और तेज बारिश की वजह से उन्हें शहर में ही अपनी बहन के घर पर रुकना पड़ा। देर रात जब मुझे दर्द का एहसास हुआ तो मैंने सुब्रतो को पास के ही एक दाई माँ को बुलाने के लिए भेजा।
इधर उनके जाते ही मेरी प्राची इस दुनिया में आ गई। तमाम पूजा पाठ और ढोंगी बाबाओं की भविष्यवाणियों को झुठलाकर वह एक लड़की के रूप में आई थी। अपने पिता के अहंकार और अंधविश्वास में डूबी आंखों को खोलने के लिए मेरी प्राची आई थी। मैं दर्द से तड़प रही थी। अभी तो प्राची भी मुझसे गर्भनाल के जरिए जुड़ी हुई थी। तभी उसके पिता आए। वे दाई माँ को लाने गए थे और उन्होंने कहा था कि वे बस कुछ देर में आ रही हैं। उन्होंने सुब्रतो को गर्म पानी करके रखने को कहकर वापस घर भेज दिया था। लेकिन घर आकर उन्होंने जो देखा वह उनकी सोच से परे था। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार उन्हें बेटा ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। मैंने देखा एक अजीब सा पागलपन उन पर उतर आया था, जैसे उनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। मैं तो डर से थर-थर कांप रही थी। प्राची को सीने से दबाकर मैं बस ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह सुब्रतो दास को बुद्धि आए और वे अपनी बेटी को स्वीकार कर लें। लेकिन उन्होंने उस दिन जो किया उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले तो वे न जाने क्या बड़बड़ाते हुए घर में रखे छोटे से मंदिर के देवी देवताओं की तस्वीरें उठाकर पटकने लगे। वे इतने गुस्से में थे कि उनकी आवाज में एक गुर्राहट महसूस कर पा रही थी मैं। लेकिन फिर न जाने उन्हें क्या सूझी। वे रसोई से एक हंसुआ उठा लाए, हंसुआ जिससे घास काटी जाती है, और उस हंसुए से उन्होंने मुझ पर कई वार किए। वे बड़बड़ा रहे थे, आज ही मैं तुम्हें और इस बच्ची को जान से मार दूंगा। मैं वैसे भी दर्द में थी और ऊपर से चोटों की वजह से मैं अपने बचाव में सिर्फ चिल्ला सकती थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं बस अपने भगवान को याद कर रही थी। लेकिन तभी कुछ बिल्कुल अलग हुआ। मैंने ईश्वर को याद किया, लेकिन इसके विपरीत एक दूसरी ही शक्ति ने मेरी मदद की। उस रात मैंने देखा मेरे बक्से में से एक गुड़िया निकली। वही गुड़िया जिसे मैंने भावनाओं से जुड़कर संभाल कर रखा था। वही गुड़िया जिसे मैंने बालों को इकट्ठा करके बनाया था। नहीं, दरअसल वह अपने आप ही बन गई थी। वही गुड़िया बक्से में से बाहर निकल आई थी। गहरी रात, झमाझम बारिश, गर्भनाल से जुड़ी हुई बच्ची जो लगातार रो रही थी, साथ ही मेरे शरीर का असहनीय दर्द। मैं ज्यादा देर तक होश में नहीं रह सकी। आतंक और दर्द से मैं बेहोश हो गई। मेरी नींद फिर सुबह ही खुली। सामने माँ मेरी छोटी सी प्राची को लिए बैठी थी और दाई माँ भी मेरे जागने का इंतजार कर रही थी। सब लोग खुसर फुसर कर रहे थे कि सुब्रतो दास मेरी दोबारा बेटी होने की वजह से मुझे चोटिल कर यहाँ से भाग गए हैं। दाई माँ जब मेरे पास आई थी तब तक मैं बेहोश हो चुकी थी और सुब्रतो दास अगल बगल कहीं नहीं थे। इसी से सबने अंदाजा लगाया कि वह भाग गए हैं, लेकिन वह तो हमें ही मारने को आतुर हो गए थे। मैंने झट से अपने उस बक्से को खोलकर देखा जिसमें वह बालों वाली गुड़िया थी। वह वहीं पड़ी थी। तो क्या कल रात जो मैंने देखा वह मेरा भ्रम था? लेकिन जब मैंने गुड़िया को गौर से देखा तो उसमें खून लगा था। इसका मतलब गुड़िया के रूप में मेरी प्रज्ञा यहाँ आई थी और उसने ही मेरी और अपनी बहन की जान बचाई थी। मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही सुब्रतो की लाश कहीं से पुलिस को मिलेगी और सबका भ्रम टूटेगा कि वे जिंदा हैं। लेकिन न तो कभी उनकी लाश मिली, न ही वे कभी लौट कर आए। मैंने भी उस रात की गुड़िया वाली बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उस गुड़िया को मैंने हमेशा अपने पास संभाल कर रखा। हर बुरे वक्त में वह गुड़िया मेरी मदद करती रही है। धीरे धीरे प्राची बड़ी हुई और अब तो वह आगे की पढ़ाई के लिए बाहर रहकर ही पढ़ाई कर रही है। बीते जीवन से बाहर निकल आई हूं अब, लेकिन प्रज्ञा की यादों से बाहर आना आज भी नामुमकिन है। सब कुछ बेहद खूबसूरत होता अगर मेरे पति के सिर पर बेटा पाने का भूत सवार ना होता, लेकिन उनकी यह मानसिकता उन्हें उनके परिवार से ही मिली थी। सुना था मेरे ससुराल वाले भी बेटियों को पसंद नहीं करते थे। खैर, मैं खुश हूं अपनी प्राची के साथ, लेकिन प्रज्ञा का यूं चले जाना मुझे भीतर से खोखलेपन का एहसास करवाता है। काश मैं अपनी बेटियों के लिए खड़ी हो पाती, लेकिन देखो न जाने कैसी विवशता थी मेरी उस वक्त। मैं अपने ही हाथों से अपनी प्रज्ञा को जहर देती थी। कोई माँ ऐसी होती होगी? अरे माएँ तो दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती हैं, और मैं अपने ही बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। इसके बावजूद उसने मुझे बचाया उस राक्षस से जो उसका पिता था। प्राची के जन्म के बाद उस घर में दोबारा जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं माँ के साथ ही रहने लगी। अब तो माँ भी जा चुकी है, बस मैं और प्राची ही रह गई हैं। लेकिन मैं जाऊंगी जरूर वहां। एक बार प्राची की शादी हो जाए फिर मैं वहीं जाकर रहूंगी, अपनी प्रज्ञा के आसपास होने के एहसास के साथ। लिली, मैं आपको लेने ही आई हूं। चलिए, आपकी प्रज्ञा आपका इंतजार कर रही है वहां। वह वहीं कैद है, आपका इंतजार कर रही है। और हाँ, उसकी गुड़िया भी जरूर लेते चलिएगा। इतना सुनना था कि नीलिमा जी जैसे सूख कर काठ बन गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक लेखिका बनकर उनके पास आई वह लड़की जो उनसे बस उनकी जीवनी पूछ रही थी, एक कहानी लिखने के लिए। वह तो असल में उनकी मरी हुई बेटी का पैगाम लेकर आई थी। लेकिन वह गुड़िया, वह तो कहीं खो गई है। अब क्या कहा? गुड़िया खो गई है? सनसनीखेज मामले की खबरों से न्यूज चैनल भर गए थे।
जहां देखो बस हर जगह घाटी की ही खबरें चल रही थीं। आखिर बात ही इतनी बड़ी थी। प्रेस रिपोर्टर्स का कहना था लगभग 70 लोग मारे गए थे और अनगिनत लोग घायल। सबसे गौर करने वाली बात थी, घायल लोगों का घाव अजीब तरह से बढ़ रहा था, जैसे घावों में कोई लगातार आहिस्ते आहिस्ते तेजाब डाल रहा हो और घाव अपना आकार बढ़ा रहा हो। शहर का सरकारी अस्पताल लोगों और रिपोर्टरों से खचाखच भरा हुआ था। लोगों की चिल्लम पुकार से अस्पताल का माहौल खासा मनहूसियत से डूबा लग रहा था। लाशों को पास के ही मोर्चरी में रखा जा रहा था। लगातार पोस्टमार्टम जारी था। बावजूद इसके मोर्चरी में और लाशें रखने की जगह नहीं बची थी। लाशें लेकर जाता ही कौन? घाटी में परिवार बचे ही कहां थे अब। पास की शराब की दुकान में भी आज काफी भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही रात में पूरी घाटी बर्बाद हो गई। वह स्कूल का टीचर जिसे दोपहर के वक्त ही लिली ने चेताया था, वह भी इस वक्त अपने घावों के दर्द से अस्पताल के किनारे पड़ा कराह रहा था और पछता रहा था। काश उसने लिली की बातों पर गौर किया होता। घाटी में बचे खुचे लोगों को पुलिस ने बाहर निकाल दिया था और किसी भी दूसरे का घाटी के आसपास जाना वर्जित था। लेकिन सोमनाथ चट्टोपाध्याय तो आज ही अखिलेश बर्मन के साथ घाटी में जाने की योजना बना रहे थे। उन्हें अब उससे सीधे बात करनी थी। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या वह बेवजह लोगों की जान लेने वाला इतनी आसानी से सोमनाथ चट्टोपाध्याय की बात मानेगा? उसे घिनू कहना भी अब उसकी ताकतों का अपमान करने जैसा ही था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी ताकतें अब किस कदर बढ़ गई थीं। वह अब एक ऐसी चीज बन गया था जिसे न कोई दर्द होता, न कोई घाव, न ही मौत का डर। वह हवा की तरह आजाद था और आग की तरह डरावना। उसका अब न कोई रूप, न कोई रंग था, न कोई स्थायी आकार, न आवाज। वह कभी पारदर्शी था तो कभी काली रात की तरह गहरी काली परछाई जैसा। हर तरफ पुलिस का पहरा था। पुलिस जो भूत प्रेतों और अप्राकृतिक शक्तियों पर यकीन नहीं करती। पुलिस जो सिर्फ विज्ञान की भाषा समझती है। वे पूरी तैयारी के साथ पहरे पर थे। उनका मानना था कि यह काम किसी जंगली जानवरों के समूह का था जो घाटी में जा घुसे हैं। दिन में तो वे नहीं मिले, लेकिन रात में वे जरूर एक बार और शिकार पर निकलेंगे। पुलिस दल अपने साथ विस्फोटक सामान और बंदूकों के साथ आया था। लेकिन काश यह काम तब हुआ होता जब वह महज घिनू हुआ करता था, जब उसकी ताकतें सीमित हुआ करती थीं। तब उसे वाकई एक जंगली जानवर समझा जा सकता था। लेकिन अब उसको पकड़ पाने की उम्मीद करना ही बेवकूफी थी। रात के अंधेरे में घाटी खुद एक दानव की तरह नजर आ रही थी। झिलमिलाती झालरों से सजी, लोगों की हंसी ठिठोली से लबरेज वही घाटी आज मरघट सा सन्नाटा ओढ़े बैठी थी। लेकिन सोमनाथ चट्टोपाध्याय की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। इतनी कड़ी पाबंदियों के बावजूद वे घाटी में जाने के लिए तैयार थे। हालांकि चारों तरफ कड़ा पहरा था, लेकिन झरनों के नीचे से जाया जा सकता था। पहाड़ी सुरंगें भी घाटी तक जाने में मदद कर सकती थीं। अखिलेश बर्मन भी उनके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार थे। दोनों थे तो आम इंसान ही, लेकिन समझिए आपके भीतर बसी अच्छाई आपको कितनी हिम्मत दे सकती है। झरनों के ठंडे पानी से भीगते हुए और पहाड़ों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए दोनों घाटी की सीमा में आ पहुंचे। दूर उन्हें चहलकदमी करते पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे थे। सोमनाथ चट्टोपाध्याय वैसे तो उम्र में बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी फुर्ती देखने लायक थी। अभी उन्होंने घाटी के पतले संकरे रास्तों पर चलना शुरू ही किया था कि अजीब सा कुछ महसूस होने लगा। एक बेहद सड़ी हुई गंध उनके नथुनों तक पहुंची। अखिलेश बर्मन अपने फोन का टॉर्च जलाकर आसपास कुछ खोजने लगे, लेकिन तभी एक झटके में उनके हाथों से फोन छीनकर सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने उसे बिल्कुल ही बंद कर दिया और बड़े आराम से बोले, हमें जो भी करना है अंधेरे में ही करना होगा। अखिलेश बर्मन ने पूछा, लेकिन इतने घुप अंधेरे में हम उसे ढूंढेंगे कैसे? सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने जवाब दिया, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, वह खुद हमें ढूंढता हुआ आएगा। अभी फिलहाल माहौल को समझने की कोशिश करो। दोनों फिर खेतों के किनारे किनारे चलने लगे, लेकिन तभी अखिलेश जी किसी चीज से फिसलकर नीचे गिर पड़े। उनके धप्प से गिरने की आवाज इतनी जोर से हुई कि पास के कैंप में बैठे पुलिसकर्मी एक बार फिर घाटी में छापा मारने के लिए आने लगे। वो तो सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने किसी तरह अखिलेश जी को घसीटकर गन्ने के लंबे घने खेतों में छिपा दिया। अखिलेश जी अपने जूतों में एक उंगली फेरकर उस चिपचिपी चीज को छुआ और बोले, पैरों के नीचे गोबर आ गया था इसलिए फिसल गया। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने अखिलेश जी की उसी उंगली को अपनी नाक के पास लगाया और मुस्कुराने लगे। अखिलेश जी को हैरानी हुई, सांसें थम जाने वाले इन भयानक पलों में वे कैसे मुस्कुरा सकते हैं। उन्होंने उनसे मुस्कुराने की वजह पूछ ही ली। पहले तो वे काफी देर तक उनके सवाल को टालते रहे। वे जवाब नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन बार बार अखिलेश जी के पूछने पर उन्होंने आखिरकार बता ही दिया, जिसे सुनकर अखिलेश जी के होश ही उड़ गए।
उन्होंने बताया कि अभी अभी जिस चिपचिपी चीज से फिसल कर अखिलेश जी गिर पड़े थे और अंधेरे में जिसे वे गोबर समझ रहे थे, वह असल में एक मरे हुए इंसान का दिमाग था जो उसकी खोपड़ी से निकलकर सड़क पर आ गिरा था। उधर मरे हुए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में एक चीज सभी में समान देखी जा रही थी। सभी लाशों के भीतर से उनका दिमाग गायब था। अखिलेश जी लगातार 1 घंटे से उल्टियां कर रहे थे, इसीलिए तो सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने उन्हें बताना नहीं चाहा था। फिर उन्होंने अखिलेश जी को खुद पर बीती एक कहानी सुनाई। तुम्हें पता है, एक बार जर्मनी में मैंने अपना नाइट कॉलेज बंक किया था। हाँ, उस वक्त मैं 17 या 18 वर्ष का रहा होऊंगा। हम अक्सर कॉलेज बंक कर देते थे और रात भर पागलों की तरह घूमते रहते थे। जर्मनी में नाइट कॉलेज की सुविधा उन किशोरों को दी जाती है जो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते हैं। दिन में वे कोई छोटा मोटा काम करते हैं और रात में अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। वैसे तो मुझे गोद लेने वाले परिवार ने कभी मुझे रात में कॉलेज जाने के लिए बाध्य नहीं किया, लेकिन अपने कुछ अजीज दोस्तों का साथ पाने के लिए ही मैं उन लोगों के साथ नाइट कॉलेज जाने लगा। उस रात कॉलेज न जाकर हमने रेलवे स्टेशन जाने का सोचा। किसी ने कहा था कि वहां से हम कोयला चुरा सकते हैं। उस वक्त अधिकतर ट्रेनें कोयले से ही चलती थीं और उन कोयलों को चुराकर हम बाहर किसी भी रेस्तरां में बेच सकते थे। तो उस रात हम सब मिलकर एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर गए जहां से बमुश्किल ही 1 या 2 ट्रेनें गुजरती थीं। न ही कोई स्टेशन मास्टर होता था वहां। हम आराम से 2 मालगाड़ियों के बीच चल रहे थे। दोनों ही तरफ पटरियां थीं और दोनों ही तरफ मालगाड़ियां खड़ी थीं। पटरियों के किनारे ही कहीं कहीं कोयला गिरा हुआ था। हम सब कोयले को बैग में भरते हुए ही आगे बढ़ रहे थे। हम 3 दोस्त थे। स्टेशन के खंभों पर लाइट्स तो थीं, लेकिन दोनों ही तरफ मालगाड़ियों की वजह से रोशनी जरा छनकर आ रही थी। वैसे भी कोहरे ने तो वातावरण को अंधेरा ही कर रखा था। तभी हमारे पैरों से कुछ टकराया, कुछ गोलाकार गेंद जैसी चीज। हम तीनों उस वक्त जूते में थे, इसलिए उस चीज की छुअन महसूस नहीं कर पाए, लेकिन उसे पैरों से लुढ़काने में मजा बहुत आ रहा था। हम बारी बारी से उसे पैरों से ढकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम में से किसी को भी इस बात की सुध नहीं थी, न ही जिज्ञासा थी कि वह क्या चीज थी जिसे हम बेरहमी से पैरों से ढकेल रहे थे। अभी भी रात गहरी थी और अभी हमारा घर लौटने का कोई इरादा नहीं था। उस रात ठंड भी कमाल की थी। तभी लगभग दोनों मालगाड़ियां खत्म हो गईं और हम दोनों पटरियों के बीच खड़े थे। पीछे मुड़कर देखा तो स्टेशन काफी पीछे छूट गया था और छूट गई थी स्टेशन के खंभों से मिलने वाली थोड़ी बहुत रोशनी भी। बातों बातों में हम काफी आगे निकल गए थे। अब हम सब थोड़ा डरने लगे थे। हमने वापस स्टेशन की तरफ जाने का फैसला किया। अभी हम बस पीछे मुड़े ही थे कि पीछे से किसी की एक भारी आवाज सुनाई पड़ी। बेहद सर्द और गंभीर आवाज थी वह। आज भी जब उस आवाज को याद करता हूं तो लगता है जैसे कानों में कोई भारी चीज जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रही हो। उस भारी भरकम आवाज ने कहा, मेरी चीज तो लौटा कर जाओ लड़को, कब से उसके साथ पैरों से खेल रहे हो तुम लोग। दरअसल वापस जाते वक्त हम में से किसी ने उस गोलाकार चीज को फिर से पैर से मारकर वापस ले जाने के लिए मोड़ दिया था। लेकिन जब आवाज सुनकर हम पीछे मुड़े तो हमारे आश्चर्य और डर की कोई सीमा नहीं रही। वहां गहरे धुंध के बीच कोई खड़ा था। उसने मोटे जैकेट पहने थे, उसका शरीर भी भारी था, लेकिन उस मटमैले अंधेरे में भी यह साफ दिख रहा था कि उसके शरीर से जुड़ा उसका कोई सिर नहीं था। वह तो हमारे पैरों के पास पड़ा था और अपनी एक उंगली से दिखाकर उसी खोपड़ी को हमसे मांग रहा था जिसे पूरे रास्ते हम लुढ़काते आए थे। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बस बिना कुछ कहे उल्टे पांव वहां से भागने लगे। हमारी रफ्तार इतनी तेज थी कि अगर हम उस वक्त किसी मैराथन में दौड़ते तो जरूर अपने देश के लिए स्वर्ण पदक ले आते। हमारे लिए इस वक्त यह मायने नहीं रखता था कि हम कैसी सड़कों पर दौड़ रहे हैं या पटरियों पर कहीं कोई ट्रेन तो नहीं आ रही। दौड़ते भागते किसी तरह हम स्टेशन के बाहर आए और पकड़े गए। स्टेशन के पास ही एक पुलिस स्टेशन था, जहां के वर्दीधारियों ने जब हमें बेतहाशा दौड़ते देखा तो चोर समझकर हमें दबोच लिया। लेकिन उन सब के बीच जाकर हमें राहत महसूस हुई। हमारी सांसें अभी भी जोर से धड़क रही थीं, पर उन लोगों के नेक दिल को सलाम जिन्होंने हमें पीने के लिए पानी दिया और हमारी पीठ थपथपाकर एहसास दिलाया कि अब हम सुरक्षित हाथों में हैं। शायद उन लोगों को भी अब तक एहसास हो गया था कि हम सब चोरी करके नहीं भाग रहे थे, बल्कि किसी चीज के खौफ में भाग रहे थे। हालांकि चोरी तो हमने वाकई की थी, लेकिन फिर भी यह उतनी बड़ी चोरी नहीं थी कि हमें यूं भागना पड़ता। थोड़ा संभलने के बाद जब हमने अपने भागने की वजह बताई तो सारे वर्दीधारी ठठाकर हंसने लगे और बताया, किसी जमाने में वह बिना सिर का भूत इसी स्टेशन का स्टेशन मास्टर हुआ करता था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान नाजियों के यहूदियों पर किए गए अत्याचार और जनसंहार के समय
लंबे समय तक गुप्तवास में रहे यहूदियों को एक रात इसी स्टेशन मास्टर ने तरस खाकर स्टेशन के किसी पुराने ट्रेन में पनाह दी थी। वह खुद एक नाजी जाति के थे, लेकिन उन्होंने यहूदियों के प्रति दया दिखाई थी। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात उनके धोखे की सजा में नाजी सेना ने ही उनके धड़ को सिर से अलग कर दिया था। लोग कहते हैं तब से वह बिना सिर के ही स्टेशन में घूमते हैं। डरो मत, उन्होंने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया। हम उस रात भीगी बिल्ली की तरह घर लौट आए और उसके बाद कभी कॉलेज बंक करने की हिम्मत नहीं की। बड़े मजाकिया लहजे में सोमनाथ चट्टोपाध्याय यह कहानी अखिलेश जी को सुना रहे थे। उन्हें क्या खबर थी कि वहां उन दोनों के अलावा कोई और भी था जो उन्हें सुन रहा था। और तभी उसी तीसरे ने उन दोनों को लगभग घसीटते हुए खेत के बीच से कहीं दूर ले जाकर पटका। जहां डर के मारे कांप रहे थे अखिलेश जी, वहीं सोमनाथ चट्टोपाध्याय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आखिर यही तो चाहते थे वह। पटका इतनी जोरदार थी कि दर्द से उनकी हल्की आह निकल गई। लेकिन उन्हें पटकने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञा की रूह थी। उसने उन दोनों को अपने पीछे आने का इशारा किया। सोमनाथ चट्टोपाध्याय तो सामान्य थे, लेकिन अखिलेश बर्मन का व्यवहार थोड़ा अलग था। वे डर रहे थे उसके पीछे जाने से। वह जो दिखती भी थी और नहीं भी, ऐसा लगता जैसे पानी से बनी हो। वह हवा चलती तो हवा के बहाव के साथ वह भी हिलने लगती। रात के घुप अंधेरे में भी वह साफ साफ दिखाई दे रही थी। प्रज्ञा की रूह उन दोनों को वहीं लेकर आई, उसी कुएं के पास जहां लिली कैद थी। लिली जिसने महीनों से नहाया नहीं था, ढंग से कुछ खाया भी नहीं था। उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस रही थीं। लिली ने प्रज्ञा के साथ दो और लोगों को देखा तो कहीं न कहीं उसे राहत महसूस हुई। उसने बेहद अफसोस के साथ उन दोनों को देखा और फिर वह उन्हें लेकर उसी कुएं के पास गई। उसने झुककर दोनों को कुएं के भीतर देखने को कहा। हालांकि इतने अंधेरे में उन्हें कुएं के भीतर कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन कुएं के अंदर से एक अजीब सी भिनभिनाहट की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे लाखों उड़ने वाले छोटे कीड़े एक साथ अपने पंख हिला रहे हों। इसके साथ ही कुएं के भीतर किसी भारी भरकम चीज के मौजूद होने का भी आभास हुआ। वे दोनों सवालिया नजरों से अब लिली को देख रहे थे और लिली प्रज्ञा की रूह को देख रही थी, जो कुएं से कुछ दूरी पर बैठी थी। वह खामोश थी, लेकिन उसकी सूख चुकी आंखों से भी पश्चाताप के भाव झलक रहे थे। उसने कहा, वह खुद को तैयार कर रहा है। वह पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। अब वह किसी की नहीं सुनेगा और यह सब मेरी वजह से हो रहा है। वह घिनु की ही रूह थी जो खुद को एक नया रूप दे रहा था ताकि वह लोगों के सामने अब खुलकर आ सके। वह खुद को एक ऐसे ढांचे में लाना चाहता था कि अब तक जो लोग घिन्न से उसे देखकर भाग जाते थे, अब वे सब उसे देखकर डरकर मर ही जाएं। लेकिन उसके मरे हुए शरीर को इतनी ताकत मिली कहां से? क्योंकि प्रज्ञा के वजूद की बुराइयों की ताकत अब उसके पास थी। हाँ, कुएं में फंसे प्रज्ञा के बाल और उसकी वह गुड़िया जो अब तक कुएं में ही फंसी है, उनके भीतर प्रज्ञा ने ही किसी वक्त में नकारात्मक शक्तियां भरी थीं। उस वक्त जब वह नफरत करती थी अपनी मां से, अपने परिवार से और ईश्वर से। उस समय उससे निकलने वाली सारी नकारात्मक ऊर्जा उसने अपने उन्हीं फंसे हुए बालों और उसकी गुड़िया के भीतर कैद कर ली थी। और अब वही हो रहा है। कहते हैं ना, एक बुराई जब किसी दूसरी बुराई से मिलती है तो उसकी ताकत भी दोगुनी हो जाती है। घिनु भी उसकी बुराइयों का फायदा उठा रहा था। उसने शुरू से ही प्रज्ञा के मासूम और भोले मन का फायदा उठाया और उससे मदद मांगी। उसने उसे झूठी कहानियां सुनाई और उसके मन में अपने प्रति दया के भाव भर दिए। प्रज्ञा को लगता रहा कि घिनु के साथ बहुत सारे धोखे हुए हैं, जिनका बदला लेने ही वह आया है। वह उसकी मदद करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे आभास होने लगा कि घिनु सिर्फ उसका फायदा उठा रहा था। वह प्रज्ञा से वे काम भी करवाने लगा जो वह नहीं करना चाहती थी। उसी ने प्रज्ञा के हाथों लिली को कैद करवाया था और उसे कहीं जाने नहीं देने के लिए बाध्य किया था। प्रज्ञा ने फिर कहा, जब मुझे लगने लगा कि घिनु की दुश्मनी किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है, वह तो समस्त मानव जाति के ही पीछे पड़ा है, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसका साथ और नहीं देना चाहिए और इसकी हरकतों को रोकना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह मुझसे कहीं अधिक ताकतवर था। मेरी बुरी शक्तियों को तो वह मुझसे छीन ही चुका था। तब मेरी बची हुई शक्तियों को लाने के लिए ही मैंने लिली को मेरी मां के पास भेजा था। हाँ, मैं उस वक्त जानती थी कि घिनु एक बुरी शक्ति है, लेकिन जानबूझकर मैंने यह बात लिली को नहीं बताई। दरअसल मैं लिली के सामने यह जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैं एक कमजोर रूह हूं जो चाहकर भी अब घिनु से सामने से भिड़ नहीं सकती। मैंने उसे इसी भ्रम में रहने दिया कि मैं अपनी इच्छा से घिनु की मदद कर रही हूं। मैंने उसे कहा कि मैं मां से मिलना चाहती हूं, लेकिन यह झूठ था। मैं कभी अपनी उस मां से मिलना नहीं चाहती थी जो किसी वक्त में मुझे मारने के लिए हर दिन जहर दिया करती थी। हाँ, यह बात सच है कि मेरी अच्छाइयों ने उनको बचाया जरूर था,
और मैं बस उनसे उन्हीं अच्छी ताकतों को वापस लेना चाहती थी। इसलिए मैंने लिली को वहां भेजा था। वह बालों से बनी एक गुड़िया थी जिसके भीतर मेरी अच्छाइयां कैद थीं। मुझसे जन्मी मेरी सकारात्मक ऊर्जाओं से बनी थी वह। मुझे लगा शायद उन्हीं ताकतों के बदौलत अब मैं घिनु से लड़ सकूंगी। लेकिन अफसोस, मेरी माँ ने उस गुड़िया को भी खो दिया। वह यहाँ अकेली मुझसे मिलने चली आई। समझ नहीं आता इन दिखावों की जरूरत ही क्यों होती है। जो औरत कमजोर होने का रोना रोकर अपने बच्चों के लिए खड़ी नहीं हो सकती और उनकी मौत की वजह बन जाती है, वैसी औरतों को कोई अधिकार नहीं कि वे किसी बच्चे को जन्म दें। माँ तो ताकत होती है इस समस्त सृष्टि की, भगवान से बनी सबसे शानदार चीज। और ईश्वर की समस्त अच्छाइयों से बनी गुड़िया एक माँ ही होती है, जिसके भीतर सब कुछ होता है। दया, हिम्मत, ताकत, हौसला और स्नेह भी। अगर आपके भीतर एक सच्ची माँ है तो दुनिया की कोई बुरी शक्ति आपको कमजोर नहीं कर सकती। फिर मेरी माँ तो महज एक पुरुष की बातों में आकर मुझे मार रही थी। मैं नफरत करती हूं उनसे, बेहिसाब नफरत। प्रज्ञा की बातें सुनकर वहां खड़े सबकी आंखें पनीली हो गईं। अखिलेश बर्मन एक बार फिर खुद को पश्चाताप के एक विशाल समुद्र के बीच फंसा हुआ पा रहे थे। उन्होंने भी तो एक महान मां से उसकी औलाद को छीन लिया था। उन्होंने अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लिया। वे अपनी पत्नी के सामने जाकर फूट फूट कर रोना चाहते थे, उनसे माफी मांगना चाहते थे। सोमनाथ चट्टोपाध्याय भी इस वक्त गहरी सोच में थे। वे सोच रहे थे, न जाने वह कैसी मां थी जिसने उन्हें जन्म देकर छोड़ दिया। न जाने उनकी कोई मजबूरी थी या कोई और वजह। और उनके जीवन में आई वह मां कितनी महान थी जिसने उन्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन दूर देश ले जाकर उन्हें एक शानदार जीवन दिया। उनका मन हुआ कि वे खुद को अपनी उसी महान मां के पैरों में झुकाकर उनके चरण छू लें। वे उस वक्त अपनी मां के शीतल स्पर्श को पाने के लिए मचल उठे, लेकिन यह कहां संभव था। वह तो कब की जा चुकी थी। उसे कोई शक्ति नहीं मार सकती। उसे बस एक चीज खत्म कर सकती है, और वह है छल। हाँ, छल से ही उसे मारा जा सकता है, क्योंकि उसका जन्म ही धोखे से हुआ है। लेकिन उसे छलने से पहले उसका विश्वास पात्र भी बनना होगा। लेकिन उसके इतने करीब भला कौन जा सकता है। थोड़ा परेशान होकर अखिलेश बर्मन ने कहा, तुम। बड़े आराम से सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने जवाब दिया। क्या कहा? मैं? लेकिन मैं कैसे? और मैं ही क्यों? क्योंकि तुमने ही उसके सबसे बड़े दुश्मन को मारा है। तुम्हारा बेटा ही था जिसने इतने दिनों तक उसे रोक रखा था। उसकी शक्तियों का एक दायरा बंधा हुआ था, लेकिन अब वह आजाद है किसी को भी मारने के लिए। सब कुछ जड़ से खत्म कर देगा वह, अगर उसे रोका नहीं गया। तुम ही बनोगे उसके सबसे खास। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने साफ साफ शब्दों में यह बात अखिलेश बर्मन को समझा दी थी। उसके बाद वे लिली को लेकर वहां से निकल गए। हाँ, वे चाहते थे कि घिनु और प्रज्ञा की रूह में दुश्मनी हो जाए, तभी तो कोई और घिनु के करीब जा पाएगा। घिनु अभी तैयार नहीं था लोगों के बीच आने के लिए। वह तो अभी खुद को तैयार कर रहा था, और बाहर उसके कीड़ों ने ही पूरी घाटी को खत्म कर डाला। पता नहीं घिनु बाहर आएगा तो और क्या क्या होगा। मासूम लोमड़ियों का झुंड बेमौत ही मारा गया था। अगली सुबह फिर शहर में अफरा तफरी मची थी। धड़ल्ले से न्यूज़पेपर की बिक्री हो रही थी। हेडलाइंस में लिखा था, घाटी का दुश्मन खत्म हुआ। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मिलकर घाटी के अंदर से कुल मिलाकर 7 खूंखार लोमड़ियों को धर दबोचा। बाद में अपने बचाव के लिए लोमड़ियों के दल को मार देना पड़ा। इस काम में 2 दिग्गज पुलिसकर्मियों को चोटें भी आईं, लेकिन घाटी के लोग और पूरा शहर अब चैन की सांस ले सकता था। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने गुस्से में जोर से पेपर को टेबल पर पटका। मतलब हद है। खुद को ऊंचाई पर ले जाने के लिए इन लोगों ने क्या षड्यंत्र रचा है। भोले जानवरों को ही अपना शिकार बना लिया। यूं ही तो यह श्राप वापस नहीं आया। किताब में साफ साफ लिखा था, जब कभी दुनिया बेईमानी, झूठ और धोखेबाजों से भरने लगेगी, तब तब यह श्राप फिर से जीवित होगा। हर बार जीवित होगा, ताकि लोगों को समझ आए कि धोखे का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अपनी वाहवाही के लिए ही तो इन लोगों ने जबरदस्ती कहीं से लोमड़ियों का झुंड ढूंढा होगा और उन्हें मारकर पेश कर दिया इस नौटंकी सरकार के सामने। यकीनन अब किसी की पदोन्नति होगी, किसी की तनख्वाह में बढ़ोतरी भी होगी, लेकिन बेमतलब मारे गए उन जानवरों पर किसी को दया नहीं आएगी। खैर, सोमनाथ चट्टोपाध्याय हर दिन इसी इंतजार में थे कि कब घिनु पूरी तरह से तैयार हो और कब उनका आमना सामना हो। वे चाहते थे कि कुछ भी और होने से पहले घिनु उनसे ही टकराए और उलझ जाए उनके रचे षड्यंत्र में, ताकि और मासूम लोगों की जान को खतरा ना हो। लेकिन सब कुछ हमारे सोचे हुए जैसा ही तो नहीं होता ना। कुछ चीजों का होना तो पहले से तय होता है। उस रात भी ऐसा ही हुआ। देखो, गाड़ी ढंग से चलाओ। पीछे अदिति सो रही है। रोशनी ने थोड़ा कठोर होकर अपने पति नीलेश से कहा। नीलेश ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, दिमाग खराब है तुम्हारा। कभी अपनी रसोई से बाहर निकलकर न्यूज भी पढ़ लिया करो। पता भी है शहर में क्या चल रहा है। अरे, घाटियों में लोमड़ियों ने हमला किया है, कितने लोग मारे गए।
वो तो अच्छा है कि हमारी पुलिस टीम ने लोमड़ियों को अगले ही दिन पकड़ लिया, वरना रात में इन रास्तों से गुजरना असंभव हो जाता। नीलेश और रोशनी अपनी 13 वर्षीय बेटी आदिति के साथ एक फैमिली फंक्शन से लौट रहे थे। रात के करीब 11 बज रहे थे। इस वक्त वे घाटी वाले रास्ते से होकर अपने घर जा रहे थे। नीलेश जानता था कि इन दिनों घाटी में क्या चल रहा है, इसलिए वह तेज स्पीड में कार चला रहा था, जिसकी वजह से घुमावदार रास्ते में गाड़ी बार बार नियंत्रण खो रही थी। रोशनी ने भी घाटी के बारे में डरावनी बातें सुनी थीं, लेकिन उसे इन पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि यह सब किसी राजनीतिक दल का षड्यंत्र है, लेकिन वह गलत थी। वे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे, मगर अभी कुछ दूर ही गए थे कि उनकी गाड़ी अचानक जोरदार ब्रेक लेकर रुक गई। सामने कुछ था, कुछ ऐसा जो मानवीय नहीं था। नहीं, वह कोई लोमड़ी भी नहीं थी। वह एक विशाल दानव जैसा दिख रहा था। वह आकार में इतना बड़ा था कि घाटी के ऊंचे पहाड़ भी उसके आधे तक ही आ रहे थे। नीलेश और रोशनी चीख पड़े। उनकी चीख सुनकर उनकी बेटी आदिति भी जाग गई। वे तीनों फंस चुके थे। उन्होंने देखा कि उस विशालकाय जीव के पीछे और भी कुछ था। आसमान में उड़ते कुछ बेहद छोटे भिनभिनाते हुए कीड़े। अचानक वे कीड़े दानव के चारों ओर घूमने लगे और कुछ ही पलों में उसे पूरी तरह ढक लिया। अब वे कीड़े अजीब सी भिनभिनाहट के साथ उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे और महज कुछ ही मिनटों में उन कीड़ों ने पूरी गाड़ी को ढक लिया। भीतर से चिल्लाने की आवाजें और तेज हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कीड़ों ने बड़ी आसानी से कार के मजबूत शीशों को चकनाचूर कर दिया हो। उन्होंने उन तीनों पर हमला कर दिया था, लेकिन सोमनाथ चट्टोपाध्याय तो वहीं थे, कुएं के पास। वह तो अपनी नजर घिनू पर ही गड़ाए बैठे थे। फिर यह कैसे हुआ? क्या घिनू उनसे बचकर भाग गया? क्या वह एक ही समय में 2 जगहों पर रह सकता है? लोग कितनी गलतफहमियां लेकर जी रहे थे। यह उसी का सबूत था। अगली सुबह वह बस 13 वर्ष की थी, लेकिन उसने जो देखा था वह अपने आप में मौत को करीब से देखने के समान था। उसकी माँ और पिता दोनों की मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में यह स्पष्ट हो गया था कि उनकी मौत किसी लोमड़ी के हमले से नहीं हुई थी। आदिति ने अपनी आंखों से सब देखा था। वह जिंदा थी, लेकिन रह रहकर कांप उठती थी। उसने अपने होंठ जोर से भींच रखे थे, इतनी ताकत से कि होंठों से खून बहने लगा था। उसकी आंखें पत्थर के समान कठोर और भावहीन हो चुकी थीं। ऐसा लगता था जैसे वह कुछ भी सोचने समझने की अपनी शक्ति खो चुकी है। बस एक बात साफ थी, वह गहरे सदमे में थी। वह किसी को भी कुछ बता पाने की हालत में नहीं थी। सुबह कुछ राहगीरों को एक अजीब नजारा दिखा। कार बुरी तरह टूटी हुई थी, खासकर आगे का हिस्सा। पीछे की सीट पर आदिति खामोशी से बैठी थी, जबकि कार से थोड़ी ही दूर 2 लाशें पड़ी थीं, नीलेश और रोशनी की। लेकिन ये लाशें अजीब थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मरने के बाद उनकी उम्र अचानक बढ़ गई हो। कुबड़ा हुआ जिस्म, टूटे हुए दांत, सूखी हुई चमड़ी। लगता था जैसे किसी ने उनकी पूरी जवानी चूस ली हो। इधर शहर के सरकारी अस्पताल के बाहर पत्रकारों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। कोई सरकार की व्यवस्था को कोस रहा था, तो कोई कल ही सुर्खियों में तारीफें बटोरने वाली पुलिस को मक्कार कह रहा था। अब यह बिल्कुल साफ हो गया था कि इन हत्याओं के पीछे किसी जानवर का हाथ नहीं था। बेकार ही लोमड़ियों के उस झुंड को मारा गया था। आदित्य के ग्रैंड पेरेंट्स आ चुके थे और लाशों को जलाने की तैयारी हो रही थी। कुछ भी तो सामान्य नहीं था इस शहर में। लगता था जैसे पूरे शहर को किसी डायन की नजर लग गई हो। तभी तो यहाँ वह सब हो रहा था जो अब तक ये बेचारे मासूम शहरवासी सिर्फ फिल्मों में ही देखते आए थे। एक साथ इतने सारे लोगों का मर जाना छोटे शहरों के लिए आसान बात नहीं होती। आसान नहीं होता लोगों का यूं अपने परिवार को छोड़ जाना। खासकर जवान लोगों की मौत को हजम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि घिनू के शिकार अधिकतर जवान लोग ही होते हैं। वह उनसे उनकी सारी जवानी छीन लेता है। मरने वालों के नाम और उम्र को न्यूज़पेपर में पढ़ते वक्त इस बात पर सिर्फ सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने ही गौर किया था। इसका मतलब था उसमें कुछ कमजोरियां थीं। उसकी उम्र बढ़ती थी। वह डरता था बूढ़ा होने से, और इसलिए वह लोगों से उनकी जवानी छीन रहा था। वे फिर अपनी डायरी में कुछ लिखने लगे। इस वक्त वे अखिलेश बर्मन के घर पर ही थे। वे वहीं रह रहे थे क्योंकि अखिलेश बर्मन ने उन्हें कहीं जाने ही नहीं दिया था, जबकि वे चाहते थे कि घिनू के बारे में सारी बातें बताकर वे वापस जर्मनी लौट जाएं। लेकिन शायद बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, जिस धरती पर आपका जन्म हुआ हो, आपकी मौत भी आपको वहीं बुलाती है। मतलब मरने से ठीक पहले आपको उस जगह की बहुत याद आती है जहां आपका जन्म हुआ था। वे लोग भी याद आते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया था। आदिति इस वक्त भी सरकारी अस्पताल के एक बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें अस्पताल की छत को घूर रही थीं। न तो वह पलकें झपका रही थीं, न ही उसकी आंखों में एक बूंद आंसू था। सामने ही उसकी दादी बैठी ऊँघ रही थी। बहुत देर से वह रो रोकर थक चुकी थी और अपनी पोती को रुलाने की अनगिनत बार कोशिश कर चुकी थी। डॉक्टरों का कहना था कि आदित्य का रोना बेहद जरूरी था,
नहीं तो शायद यह सदमा उसे भी निगल जाएगा। इधर बाहर रिपोर्टरों की भीड़ थी, जिन्हें किसी की संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं था। वे बस कल की हेडलाइंस के लिए मसाला ढूंढ रहे थे। वे बार बार आदित्य से मिलने के लिए डॉक्टरों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने सख्त मना कर दिया था। कितनी खुश थी वह। सौम्या की मुंह जूठी के प्रोग्राम में गए थे वे लोग। सौम्या, उसकी मामा की छोटी सी गुड़िया, महज 6 महीने की। कितना प्यार करती थी आदित्य उसे। उसकी अपनी कोई बहन या भाई नहीं था, इसलिए सौम्या को ही वह अपना सब कुछ मानती थी। भले ही दोनों के बीच उम्र का बड़ा फासला था, लेकिन छोटी सौम्या भी आदित्य को देखकर कितनी खुश हो जाया करती थी। काश उसने अपने पापा की बात मान ली होती। वे तो रात में वापस लौटना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अगले ही दिन आदित्य के स्कूल में टेस्ट था। ना चाहते हुए भी उसने पापा को घर लौटने के लिए जिद की और फिर रास्ते में वह कार की पिछली सीट पर सो गई। लेकिन एक जोरदार झटके से उसकी नींद टूटी थी। वही वक्त था जब नीलेश ने उस अजीब सी चीज को देखकर गाड़ी के ब्रेक लगाए थे। पता नहीं क्या था वह, इतना बड़ा कि उसका ऊपरी हिस्सा तक नहीं देख सकी थी आदित्य। और फिर अजीब से कीड़ों से पूरी गाड़ी भर गई। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उन कीड़ों ने गाड़ी को तोड़ दिया था। कांच टूट गए थे और वह पिछली सीट पर नीचे ही दुबक गई थी। शायद इसलिए वह बच गई थी। कितनी डरपोक थी वह। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ाया था। वे कीड़े उसके पिता और मां पर टूट पड़े थे। वे चिल्लाने लगे थे, गाड़ी से निकलकर भागने लगे थे, लेकिन वे दबोच लिए गए उसी विशालकाय के हाथों। उसने कोई रहम नहीं दिखाया और उसकी मां और पापा को मार डाला। पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक उनकी चीखें आनी बंद हो गईं और सब कुछ फिर से बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ एक चीज थी जो लगातार आवाज कर रही थी, आदित्य की धड़कनें। आदित्य से अस्पताल में मिलने के बाद सोमनाथ चट्टोपाध्याय को यह पता चल चुका था कि घिनु ने अपनी कैसी बनावट ले ली है। वह आकार बदल सकता है। वह एक ही समय में 2 या शायद इससे भी ज्यादा जगहों पर रह सकता है। और वह बूढ़ा हो सकता है। अगर उसे जवान शिकार न मिले तो वह घाटी से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी सीमाएं वहीं तक हैं। बहुत मुश्किल नहीं हुई थी उन्हें अस्पताल के अंदर जाने में। उनकी वेशभूषा और उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उन्हें किसी ने भी नहीं रोका। और अदिति, जो अब तक मौन लेटी थी, उसके पास जाकर उन्होंने कहा था, मैं आपके पिता का पैगाम लेकर आया हूं। आपको पता है एक माँ बाप के लिए उनकी सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? उनके बच्चे। वे भले ही अपनी जान खो दें, लेकिन अपने बच्चे उन्हें बिल्कुल सुरक्षित चाहिए होते हैं। आपको पता है, उस रात आपके पापा ने खुद चाहा था कि आप उस राक्षस के सामने न जाएं। तभी तो वे गाड़ी में आपको अकेले छोड़कर वहां से भागने लगे थे, ताकि उस शैतान की नजर आप पर न पड़े। आपने तो अपने माता पिता की सबसे बड़ी उपलब्धि को बचाया है, जिसके लिए आपके पिता और मां ने आपको धन्यवाद कहा है। अब आप सुरक्षित हैं। अपने भीतर के अपराध बोध से बाहर आइए और उन सपनों को पूरा कीजिए जो आपके लिए आपके परिवार ने देखे थे। यह सब कुछ होना पहले से ही तय होता है गुड़िया। सब कुछ कैद होता है तारीखों में। आपने कुछ भी नहीं किया। नियति भी तो आखिर कोई चीज होती है। आदिति, जो अब तक गौर से सोमनाथ चट्टोपाध्याय की बातों को सुन रही थी, अब फूट फूट कर रोने लगी थी। सामने ही बैठी उसकी दादी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखें भी आंसुओं से सजीली हो गई थीं। आदित्य अब काफी हद तक सामान्य थी। बहुत देर तक रोने के बाद अब वह शांत थी, लेकिन बीच बीच में उसे हिचकियां आ रही थीं, बेहिसाब रोने के बाद आने वाली हिचकियां। इसके बाद ही उसने सोमनाथ चट्टोपाध्याय को घिनु से अपनी पहली मुलाकात की कहानी सुनाई थी। सोमनाथ चट्टोपाध्याय जब अस्पताल से बाहर निकलने लगे, तब पत्रकारों का एक बड़ा झुंड उनका ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब तक यह बात जंगल में लगी आग की तरह फैल चुकी थी कि आदित्य ने अपनी कहानी एक बुजुर्ग को बता दी है। इसलिए सभी अपने सवालों के साथ उन पर टूट पड़े थे। जवाब में उन्होंने बस इतना ही कहा था, जवान लोगों को कहना घाटी से दूर रहें। बस फिर क्या था? दूसरी सुबह फिर अखबारों में यही हेडलाइंस भरी थी, जवान लोग घाटी से दूर रहें। ठठाकर हंस पड़े थे सोमनाथ चट्टोपाध्याय आज के अखबार की एक झलक देखते ही। वाकई कॉपी पेस्ट करना कोई इन पत्रकारों से सीखे। रात का वक्त था। पुलिस की पहरेदारी फिर घाटी में बढ़ गई थी, लेकिन इस बार भी अखिलेश बर्मन छुपते छुपाते घाटी में उसी कुएं के पास जा पहुंचे थे। हाँ, इस बार वे अकेले ही थे। उनके साथ सोमनाथ चट्टोपाध्याय नहीं थे। वे कुएं के पास खड़े थे, जहां इस वक्त भयानक सन्नाटा था। आधी रात तक वे वहीं बैठे रहे, लेकिन न घिनु का अता पता था, न प्रज्ञा की रूह आज दिखी थी। वे अब घर लौटना चाहते थे। वे उठे और एक बार चारों तरफ नजरें घुमाई, दाएं बाएं, सामने और अपने पीछे। चौंक कर वे 4 कदम पीछे खिसक गए। वह वहीं खड़ा था, ठीक उनके पीछे, बिल्कुल शांत। एक मध्यम आकार का, जैसे कोई 15-16 वर्ष का लड़का हो, लेकिन बहुत भयानक डरावनी काया थी उसकी। पूरे शरीर में फफोले जैसे घाव थे,
जिनमें से कुछ चिपचिपा पदार्थ भी रिस रहा था। उसके होंठ सामान्य से बड़े थे और लगता था जैसे वे झूल रहे हों। बीच बीच में वह अजीब तरह से हिचकियां लेता और इसके साथ ही उसके उन्हीं फफोलों से अनगिनत कीड़े बाहर निकलकर इधर उधर भिनभिनाते हुए उड़ने लगते। वो एकटक अखिलेश बर्मन को ही देख रहा था, जो कि पसीने से तरबतर थे। फिर उन्होंने ही पूछा, तुम वही हो ना जिसने जावेद को मेरे पास भेजा था? कौन जावेद? एक भारी आवाज थी जो घिनू की ही थी। वही जिसे तुमने कहा था मेरे बेटे को ढूंढने के लिए। कौन है तुम्हारा बेटा? वही जिसे कितनी भी चोटें लगें वो रोता नहीं। अच्छा, तो वो तुम्हारा बेटा था? और क्या नाम बताया था? हाँ, जावेद ने तुम्हें ढूंढ भी लिया था। वो आया था ना मेरे पास मेरे बेटे को ढूंढने। ओह, इसका मतलब बेचारा बेमौत ही मारा गया। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं जानना चाहता हूँ वो कौन था और तुम उसे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या रिश्ता था तुम दोनों का? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे बेटे की मौत कैसे हुई? वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया। आंखें चुराते हुए अखिलेश जी ने बेहद आहिस्ते आवाज में कहा। झूठ, वो ऐसे मर ही नहीं सकता। तुम शायद उसकी मौत की असली वजह जानते ही नहीं होंगे। उसे सिर्फ एक चीज मार सकती थी, वो है धोखा, छल या बेईमानी। जरूर उसे किसी ने सीढ़ियों से धक्का दिया होगा, उसका ही कोई अपना। याद करो, उसकी मौत के वक्त उसके पास कौन था? वो मैं ही था। रुकी हुई सांसों को थामकर अखिलेश बर्मन ने कहा, हाँ, वो मैं ही था। मैंने ही उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था ताकि बस मुक्त हो जाऊं मैं उससे। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मुझे डर था जब दुनिया जानेगी तो क्या वो यकीन कर पाएगी कि एक पिता ऐसा कर सकता है। मेरी पत्नी ने ऐसा करते हुए मुझे साफ साफ देख लिया था, इसलिए तो वो मेरे जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। वो तो अच्छा है कि उसकी हरकतें पहले से ही पागलों वाली हो गई थी, इसलिए कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। लेकिन यह बात तुमने कैसे जाना? क्योंकि उसके जन्म की वजह और मेरा जन्म होना दोनों एक ही चीज थी, और दोनों की मौत की भी एक वजह हो सकती है, वो है धोखा। मन ही मन बुदबुदा रहे थे अखिलेश जी। ये वही शब्द थे जो घिनू ने अधूरे ही छोड़ दिए थे। शायद वो नहीं चाहता था कि कोई ये जान सके कि उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। शायद वो जाल में फंसने वाला ही था। वाह, क्या बात है! मतलब तुमने खुद अपने ही बेटे को मार डाला। तुम तो मुझसे भी बड़े बेईमान लगते हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने ये काम करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं उसकी मौत ही तो चाहता था, बड़े बेशर्मी से घिनू ने कहा। लेकिन उस छोटे से बच्चे की मौत से तुम्हें भला क्या फायदा होता? अरे, फायदा ही फायदा है। तुम्हारा बेटा कोई आम इंसान नहीं था, वो तो एक महान राजा था जिसे किसी ने एक वरदान दिया था कि उसके बाकी के जन्मों में उसे कोई दर्द नहीं होगा, और जो उसके साथ बेईमानी करेगा वो उसके हिस्से के दर्द को झेलने के लिए उसके साथ ही जन्म लेगा। वो वरदान पाने वाला राजा ही तुम्हारा बेटा था, और उसी वरदान में लिपटे श्राप से मैं उपजा हूं। मैंने ही उस जन्म में उसके साथ बेईमानी की थी, और बाकियों को लगता था कि मैं हर जन्म में पछताऊंगा, अपने किए पर रोऊंगा। और देखो हो क्या रहा है। जिसे वरदान मिला था वो तो मारा गया, और जिसके हिस्से में श्राप आया था वो अब पूरी दुनिया में राज करेगा। इसके बाद भी अखिलेश बर्मन काफी देर तक घिनू से बातें करते रहे और तारीफें करते रहे उसके घिनौने कारनामों की। वो वही कर रहे थे जैसा उन्हें सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने सिखाया था। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं वे प्रभावित हो रहे थे घिनू की बातों से, उसकी शक्तियों से, और इसी के साथ उनके भीतर से खत्म हो रहा था आत्मग्लानि का वह पवित्र एहसास। वे शायद बुराई के भयानक मकड़जाल में धीरे धीरे फंसते जा रहे थे। फर्क बस इतना था कि यह सब उनकी मर्जी से हो रहा था। बुराई आपको दूर से लुभाती है और अच्छाई को करीब से ही जाना जा सकता है। कुछ ऐसा ही अखिलेश बर्मन के साथ हो रहा था। आखिर बचा ही क्या था उनके पास अब? हजारों मिन्नतों के बाद ईश्वर ने एक संतान दी थी, वह भी चला गया। गया क्या? खुद उन्होंने ही उसे भेज दिया। एक बीवी है जिससे वो अपने पूरे जीवन में सबसे अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन क्या वह अब कभी उनसे प्यार कर सकेगी? वे तो उसकी नजर में सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। क्या है ऐसा जो वे खो सकते हैं? कुछ भी तो नहीं। उम्र भर सिर्फ पैसा बटोर कर उन्हें क्या ही मिला सिवाय अथाह पैसों के? क्या हो जाएगा अगर घिनू की मदद से वे खुद को दुनिया के सबसे रईस इंसान बना ले? कम से कम मौत के बाद भी उन्हें याद तो रखा जाएगा। हो सकता है घिनू उन्हें मरने ही न दे। कुछ दिन और बीते और अब शहर सतर्क हो गया था। घाटी तो वैसे भी वीरान थी। अखिलेश जी रोज ही रात में घिनू से मिलने जाते और दूसरी तरफ सोमनाथ चट्टोपाध्याय सांसें थामे उनका इंतजार किया करते थे। आखिर वह घिनू था, बेईमानी और धोखेबाजी की मिसाल। उस पर यकीन करना ही तो मुश्किल था। वे कहाँ जानते थे, उधर तो कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी थी। मैं तुम्हें शिकार ला दिया करूंगा, बदले में तुम उनसे वह काम करवाना जो मैं चाहता हूं। अखिलेश बर्मन ने एक रात घिनू से कहा, जो कि शायद चाहता भी यही था, लेकिन अपने मुंह से भला वह कैसे कहता कि उसके दायरे में सिर्फ घाटी ही आती है।
वह यहां से बाहर नहीं जा सकता। ऐसा करने पर उसकी एक छोटी सी कमजोरी तो अखिलेश बर्मन को मालूम हो जाएगी ना। लेकिन कितना अच्छा हो अगर लोग खुद ही चलकर यहां आए। वह मान गया, मुझसे और नहीं पिया जाएगा बर्मन साहब, आप अब बस कीजिए। सालों बाद ऐसी दावत मिली है आज। लेकिन देखिए, शराब लेने की भी एक लिमिट होती है। मेरी बीवी की कसम की वजह से मैं सालों शराब से दूर रहा। अब इतनी ज्यादा पी लूंगा तो हजम नहीं कर पाऊंगा। अखिलेश बर्मन ने कहा, अरे अभी तो पूरी बोतल ही पड़ी है चंदन जी। आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे यह पहली बार हो। आप एक समय में कितने बड़े खिलाड़ी रह चुके थे, क्या यह मुझसे छुपा है? चलिए, अभी तो बस शुरुआत है। चंदन मित्तल बोले, नहीं नहीं, अब जाने दीजिए। पहले की बात कुछ और थी। उस वक्त बीवी नहीं थी, बच्चे नहीं थे। अब तो घर जाकर सबको मुंह भी दिखाना है। न जाने आपको क्या सूझी, आज अचानक आपने इतना तगड़ा प्लान बना लिया। प्रकाश जैन और दिलेर साहू को भी बुला लेना चाहिए था। हम चारों की जोड़ी तो खूब जमती थी। अखिलेश बर्मन मुस्कुराए, उनकी भी बारी आएगी। आज पहले आपको तो निपटा लूं। इस बार अखिलेश जी की बात सुनकर हो करके हंस पड़े थे चंदन मित्तल। दोनों अखिलेश जी के एक पुराने फार्म हाउस में थे और स्विमिंग पूल में बैठकर शराब गटक रहे थे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में इन चारों ने, अखिलेश बर्मन, चंदन मित्तल, प्रकाश जैन और दिलेर साहू, मिलकर पार्टनरशिप में अपना बिजनेस शुरू किया था। लेकिन फिर आपसी मतभेदों की वजह से चारों अलग हो गए और वर्तमान में चारों ही अपने अपने क्षेत्रों में काबिल थे। अखिलेश जी जानते थे कि किसकी क्या कमजोरी है, तभी तो आज उन्होंने चंदन मित्तल को बुलाया था, क्योंकि वे शराब के लिए पागल थे। लेकिन बार बार चंदन मित्तल अपने परिवार का हवाला दे रहे थे और घर लौटने की जल्दी मचा रहे थे। यह सब सुनकर अखिलेश जी के पागलपन को और बढ़ावा मिलता जा रहा था, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपना परिवार खोया था। इसलिए परिवार की बातें सुनकर उनका गुस्सा बेमतलब ही बढ़ता जा रहा था। रात के 2 बजे होंगे जब गले तक अल्कोहल पीकर और सिर से पांव तक पानी में भीगकर ही दोनों फार्म हाउस से बाहर निकले। अखिलेश जी के लिए तो चंदन मित्तल को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे उन्हें गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाकर वे खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। आखिर आज वे जो काम कर रहे थे उस काम की आदत नहीं थी उन्हें। यह बात अलग थी कि अपने बिजनेस में उन्होंने कई तरह के धोखेबाजी वाले काम किए थे, लेकिन इस तरह जान लेने वाली हरकत उनके लिए एकदम नई थी। उन्होंने अपने कोट की दाईं जेब से एक अच्छी तरह से मोड़ा हुआ पेपर निकाला, उसे खोलकर पढ़ा और मुस्कुरा दिए। बेईमानी से लिपटी एक टेढ़ी मुस्कान। चंदन मित्तल गाड़ी के पीछे बैठे ऊँघ रहे थे, लेकिन फिर उन्हें महसूस हुआ कि रास्ते घुमावदार होने लगे हैं। एक झटके में वे उठ बैठे। अरे यार अखिलेश, ये घाटियों वाला रास्ता क्यों लिया तूने? इधर का माहौल ठीक नहीं है। देख, गाड़ी मोड़, हाईवे से होकर चलते हैं। लेकिन अखिलेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे तेजी से कार दौड़ाते रहे। पीछे बहुत देर तक कुछ बुदबुदाने के बाद चंदन मित्तल एक बार फिर नींद के आगोश में चले गए। घाटी से थोड़ी ही दूर गाड़ी रुकी। यहां झाड़ियों की वजह से घना अंधेरा था। अखिलेश जी ने कार की दोनों हेडलाइट्स भी बंद कर दी ताकि किसी पुलिस वाले की नजर इधर न पड़े। फिर किसी तरह गाड़ी से छुपते छुपाते उन्होंने चंदन मित्तल को बाहर निकाला और अपने कंधों के सहारे उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगे। इस बीच चंदन मित्तल बेहोशी में ही रहे। वे लड़खड़ाकर चल रहे थे। शायद उनके मन में था कि अखिलेश उन्हें उनके घर तक छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन वे तो उन्हें मौत के करीब ले जा रहे थे। जब तक चंदन को होश आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे घाटी के अंदर उसी कुएं के पास थे। सामने ही कुएं की दीवार पर घिनू बैठा अपनी जीभ से लार छुआ रहा था और फटी आंखों से चंदन मित्तल कभी घिनू को तो कभी अखिलेश बर्मन को देख रहे थे। यह वही वक्त होता है जब इंसान अपनी सोचने और समझने की क्षमता खो देता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सामने चल क्या रहा है। वह यहां से भागना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पुराना दोस्त इस खतरे के करीब होकर भी मुस्कुरा क्यों रहा था। वह उसका हाथ पकड़कर भागना चाहता था, लेकिन पहला झटका उसे तब लगा जब अखिलेश बर्मन ने उसका हाथ झटक दिया और उसके सामने से हटकर घिनू के पीछे जाकर खड़े हो गए। इसका क्या मतलब था? बेवकूफ चंदन यह भी नहीं समझ पाया कि उसका दोस्त अब उसका दुश्मन बन चुका था। वह बस ठहरी हुई आंखों से उसे देख रहा था। धोखा देना कितना आसान होता है ना, लेकिन जिसे धोखा मिलता है उसकी मनोस्थिति कैसी होती होगी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल तक जो आपका अपना बिल्कुल खास था, अचानक वह दुश्मन बन जाता है। आदमी उस धोखे से बचकर निकल भी जाए, तब भी वह दोबारा कभी आत्मविश्वास इकट्ठा नहीं कर पाता, कभी दोबारा किसी पर यकीन नहीं कर पाता। इसलिए छोटा ही सही, लेकिन किसी के साथ भी बेईमानी करने से पहले हम इंसानों को 1000 बार सोच लेना चाहिए। घिनू वहीं बैठा हल्के हल्के गुर्रा रहा था। उसने अखिलेश बर्मन से लगभग गुर्राते हुए ही कहा, तुम्हें जो करना है जल्दी कर लो, मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं।
उसका ऐसा बोलना था कि अखिलेश जी ने अपने कोट की दाहिनी जेब से एक कागज निकाला और चंदन मित्तल की तरफ बढ़ा दिया। वह एक एग्रीमेंट पेपर था जिसमें साफ साफ लिखा था कि चंदन मित्तल की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हकदार अखिलेश बर्मन का होगा, क्योंकि किसी वक्त में चंदन मित्तल ने अखिलेश बर्मन से कर्ज लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया था, जो कि सरासर झूठ था। खैर, वह एग्रीमेंट पढ़ने के बाद भी चंदन मित्तल हैरान नहीं हुए। उन्हें अब तक माहौल का अंदाजा हो गया था। उनका नशा पूरी तरह उड़ गया था। उन्हें पता चल चुका था कि उनके यार ने ही उनकी मौत का सौदा इस शैतान से कर लिया था। उन्होंने अखिलेश बर्मन की तरफ देखा और कागजों में साइन कर दिया। एग्रीमेंट पेपर पर तारीख भी 6 महीने पहले की थी, ताकि कोई उन पर शक भी न करे। अपनी इस चालाकी पर अखिलेश बर्मन मुस्कुरा पड़े। उस रात बड़ी ही बेरहमी से घिनू ने चंदन मित्तल को मौत के घाट उतारा। वह नजारा इतना हौलनाक था कि जानवरों का भी डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन सामने खड़े अखिलेश बर्मन पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। हाँ, हमेशा की तरह इंसानी शरीर के खून से सने लोथड़ों को देखकर उन्हें उल्टियां आनी जरूर शुरू हो गईं। वे दबे पांव वहां से भागकर अपनी गाड़ी तक आए और जल्दी ही अपने घर भी पहुंच गए। घर पर उन्हें सोमनाथ चट्टोपाध्याय उनका ही इंतजार करते मिले, लेकिन आज अखिलेश बर्मन ने उनसे कोई बात नहीं की और सीधे अपने कमरे में जाकर सो गए। उनका व्यवहार अब थोड़ा रूखा हो गया था। शायद उन पर पैसों का गुरूर हावी होने लगा था। सुबह लिली को साथ लेकर सोमनाथ चट्टोपाध्याय फिर एक बार घाटी में पहुंचे, जहां पुलिस भी थी और चंदन मित्तल की लाश को उठाकर ले जाया जा रहा था। साथ ही आसपास के इलाकों में खोजबीन भी चल रही थी। किसी तरह पुलिस की नजरों से बचते हुए दोनों प्रज्ञा के उस खंडहर नुमा घर के अंदर चले गए। लिली को इन दिनों सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने छुपाकर एक गेस्ट रूम में ही रखा था। वह बाद में उनके काम आ सकती थी और अगर इस वक्त वह दुनिया के सामने गई भी तो रिपोर्टर्स उसे जीने नहीं देंगे। प्रज्ञा वहीं थी। उसके चेहरे पर अपार निराशा थी। लिली को देखकर वह मुस्कुराई और सोमनाथ चट्टोपाध्याय को देखकर उदास हो गई। वह कल रात भी वहीं थी जब घिनू ने चंदन मित्तल की बेरहमी से जान ले ली थी। उसे अफसोस था कि किसी बेईमान को खत्म करने के लिए जिस शख्स को सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने चुना था, वह खुद ही एक बेईमान निकला। उसने सारी बातें उन दोनों को बता दी। सोमनाथ चट्टोपाध्याय के तो होश ही उड़ गए यह सब सुनकर। अब कहानी उतनी सुलझी हुई नहीं रह गई थी। बुराई ने बहुत से खेल खेले थे, अब बारी अच्छाई की थी। बस अब बहुत हुआ। अब जो भी करना है जल्दी ही करना होगा। इस तरह लोगों को मरने के लिए और नहीं छोड़ा जा सकता। वे लिली को लेकर वापस जाने के लिए जैसे ही उस घर से बाहर निकले, फिर एक बार चौंक पड़े। उसी घर के दरवाजे पर कोई खड़ा था। वह एक 18-19 साल की लड़की थी जो जीन्स और टॉप पहने हुए थी। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। वह घर के अंदर झांक रही थी। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने जरा सा डांटते हुए ही उस लड़की से पूछा। दरअसल उन्हें लगा था कि यह कोई युवा पत्रकार है जो मसालेदार खबरों की तलाश में यहां तक आ गई है। कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? पता भी है यह जगह कितनी खतरनाक है? जी, मैं प्राची एक जरूरी काम के लिए आई हूं। बस अभी चली जाऊंगी, उसने सिर झुकाए जवाब दिया। प्राची, यह नाम तो सुना सुना लग रहा है। उसने उस लड़की को गौर से देखा तो उसके हाथों में एक गुड़िया दिखी। बालों से बनी एक गुड़िया जिसके भीतर प्रज्ञा की रूह की सारी अच्छी शक्तियां समाहित थीं। वह प्रज्ञा की छोटी बहन प्राची थी। अच्छाई की शुरुआत हो गई थी। तुम्हें यह गुड़िया कहां मिली? लिली ने चौंक कर थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। सवाल सुनकर प्राची थोड़ी घबरा गई थी। किसी तरह शब्दों को जोड़कर उसने कहा, देखिए, मेरी बात पर शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह गुड़िया मेरी बड़ी बहन की है। उसने अपनी मौत के बाद इसे तैयार किया था। इस गुड़िया ने ही कभी मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब शायद इसकी जरूरत मेरी बहन को है। देखिए, मैं भी भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करती, लेकिन यह सब मेरी माँ ने मुझे बताया है। उन्होंने ही यह गुड़िया मुझे दी थी जब मैं बहुत छोटी थी। उन्होंने कहा था कि यह गुड़िया हमेशा मेरा ख्याल रखेगी। फिर बाद में इसे लेकर मैं हॉस्टल चली गई थी। मेरी माँ भी भूल गई थी कि यह गुड़िया मेरे पास है। इसलिए जैसे ही मैं हॉस्टल से वापस आई और मेरे सामानों में जब माँ को यह गुड़िया दिखी तो उन्होंने तुरंत मुझे यहाँ भेज दिया। उनकी तबीयत थोड़ी खराब है इस वक्त, इसलिए वे खुद नहीं आ पाई। मैं बस इसे इस घर के भीतर रखकर चली जाऊंगी, उसने एक अपराध बोध से भरे स्वर में कहा। और अपनी बहन से नहीं मिलोगी? लिली ने मुस्कुराते हुए प्राची से पूछा। जी, मैं समझी नहीं। चलो भीतर। फिर सभी वापस उस खंडहर नुमा घर के भीतर चल गए। दूसरी तरफ सुबह की पहली किरण के साथ ही अखिलेश बर्मन अपने विला से निकल गए थे। किसी को कोई खबर नहीं थी कि वे कहाँ गए हैं। उन्होंने अपने साथ किसी ड्राइवर को भी नहीं लिया था। उन्होंने कल रात भी सोमनाथ चट्टोपाध्याय से कोई बात नहीं की थी और आज सुबह भी बिना कुछ बोले ही चले जाना सोमनाथ चट्टोपाध्याय को अजीब तो लगा ही था। अब तो प्रज्ञा की वजह से वे इस सब की असली वजह भी जान गए थे।
वह एक पुराना ब्रिज था। वहां किसी जमाने में एक लंबी चौड़ी नदी हुआ करती होगी, तभी तो वहां पुल बनाया गया था। लेकिन अब कोई नदी नहीं थी, बस बचा था एक टूटा हुआ पुल। अखिलेश बर्मन वहां 3 लोगों के साथ थे। उनमें से एक उनका पर्सनल वकील था, दूसरा चंदन मित्तल की कंपनी का मैनेजर था और तीसरा उनकी कंपनी का लॉयर था। चारों के बीच जोरदार बहस चल रही थी। दरअसल अपने नाम पर सारी दौलत चंदन मित्तल से मौत के ठीक पहले लिखवाने के बाद अखिलेश बर्मन अब उनके मैनेजर से मिलकर सब कुछ जल्द से जल्द हड़पना चाहते थे। वे चाहते थे कि ये सारे कागजात उनके मैनेजर ही लोगों के सामने लेकर आए ताकि उन पर किसी को शक न हो। इसके लिए वे मैनेजर को एक अच्छी रकम देने को तैयार थे, लेकिन अब तो उन्हें झटका तब लगा जब चंदन मित्तल के मैनेजर ने अखिलेश बर्मन को उनके कंपनी लॉयर से बात करने की सलाह दी। दरअसल जिन कागजों के बलबूते उन्हें लग रहा था कि वे चंदन मित्तल की सारी संपत्ति हड़प सकते हैं, उनका अब कोई मोल नहीं था। चंदन मित्तल ने काफी पहले ही अपना वसीयतनामा तैयार कर लिया था। अपनी आधी दौलत उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों में बांट दी थी, जबकि आधी दौलत उन्होंने एक क्रिश्चियन स्कूल को डोनेट कर दी थी। बतौर ट्रस्ट उनका नाम उस स्कूल के लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर था। यही वह स्कूल था जिसमें उन्होंने कभी बिना फंस दिए पढ़ाई की थी। वह स्कूल उनके लिए उदारता की मिसाल था। यह तो पहली बात थी, लेकिन दूसरी बात और भी चौंकाने वाली थी। अखिलेश बर्मन के पास जो कागज थे जिनमें उन्होंने सोचा था कि चंदन मित्तल ने सिग्नेचर किए हैं, वे असल में नकली थे। हड़बड़ाहट में वे देख ही नहीं पाए थे कि चंदन मित्तल ने अपने नाम का सही सिग्नेचर किया ही नहीं था। कह सकते हैं उन्होंने बस कलम चलाई थी। शायद इसलिए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था। जीती हुई बाजी हार गए थे अखिलेश बर्मन, इसीलिए वे बेवजह मित्तल के मैनेजर और लॉयर पर बौखला रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे दोनों कोई जादू करें और बस वह सब उनका हो जाए, जिसके लिए उन्होंने मित्तल को मौत के घाट उतारा था। लेकिन चंदन मित्तल की संपत्ति के आधे कागज इस वक्त भी स्कूल में ही थे। बहस काफी देर तक चलती रही। बाद में अखिलेश बर्मन के वकील ही उन्हें किसी तरह समझाकर वहां से ले गए। लिली, प्राची और सोमनाथ चट्टोपाध्याय अब एक साथ थे। वे तीनों शकुंतला जी से मिलने उनके घर आए हुए थे। वह इन दिनों अपनी मां के घर रह रही थीं। यहां भी ज्यादातर लोग उन्हें पागल ही समझते थे। खैर, वह एक बड़ा सफेद दीवारों वाला साफ सुथरा कमरा था। कमरे में जरूरत से कम लाइट्स थीं। कह सकते हैं कि वहां रोशनी से अधिक अंधेरा पसरा हुआ था। फिर भी एक कोने में बैठी उन्हें वह दिखी, शकुंतला जी। वह अब तक अपने बच्चे की मौत और पति की दगाबाजी से बाहर नहीं निकल पाई थीं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि अखिलेश बर्मन ने कुणाल को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, लेकिन यह बात कोई नहीं मानता। उल्टा सब उन्हें ही पागल साबित करने पर तुले हुए थे। उनके घर का माहौल भी उनके प्रति थोड़ा रूखा ही था। मतलब वहां भी लोगों को लग रहा था कि उन्होंने अपने पागलपन की वजह से ही अपने बच्चे को खोया था और अब वे अपने पति को भी मारना चाहती हैं। घर का एक नौकर सोमनाथ चट्टोपाध्याय लिली और प्राची को शकुंतला जी के कमरे तक छोड़ने गया था। जब उसने उस अंधेरे कमरे में एक बड़ी लाइट जलाई तो वह चौंक पड़ी। उनके हाथों में नन्हे कुणाल की एक जोड़ी कपड़े थे जो उनके ही आंसुओं से भीगे हुए थे। उन्होंने अपने कमरे में 3-3 अनजान लोगों को देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उनके भीतर की सारी संवेदनाएं खत्म हो गई थीं, जैसे उनकी चेतना शून्य में कहीं खो गई थी। लेकिन वे सोमनाथ चट्टोपाध्याय थे। वे सिर्फ तारीखें ही नहीं बल्कि लोगों का जटिल दिमाग भी पढ़ सकते थे। अपनी बातों से वे लोगों के हृदय को बदल सकते थे, और ऐसा ही हुआ। उस कमरे से बाहर आते वक्त शकुंतला जी के चेहरे पर गजब का तेज था, जैसे उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। हाँ, अपने बच्चे को तो खो दिया, लेकिन अब वे किसी और को मरने नहीं देंगी। इस एक श्राप के साथ अब कितनी कहानियां जुड़ गई थीं लोगों की भावनाएं, उनका गुस्सा और उनका दुख। प्राची से प्रज्ञा की मुलाकात बेहद भावुक कर देने वाला पल था। प्राची बस एकटक प्रज्ञा को देख रही थी और सोच रही थी कितना शौक था उसे गुड़ियों का। अगर उस वक्त उसे प्राची मिली होती जब वह जिंदा थी तो कितना खेलती वह अपनी इस प्यारी सी गुड़िया के साथ। काश कि वह मरी ही न होती, लेकिन कुछ काश बस यूं ही काश बनकर रह जाते हैं। कितना सुखद होता दोनों बच्चियों का बचपन। माँ और पिता के स्नेह तले कितना सुकून होता उनके जीवन में। लेकिन क्या किया जाए जब एक पिता और एक माँ ही अपने बच्चों के दुश्मन बन जाए। सोचकर ही गुस्से से लाल हो गई थीं उसकी सूखी आंखें। उसने बस प्राची से एक ही सवाल किया था, तुम्हें माँ प्यार तो करती है ना? हाँ, बहुत ज्यादा, लेकिन दी आपसे कम। वे सबसे ज्यादा आपको प्यार करती हैं। प्राची का इतना कहना था कि प्रज्ञा एक पल में ही गायब हो गई, और इसके तुरंत बाद प्राची के हाथों से वह बालों वाली गुड़िया भी गायब हो गई। कोई देख नहीं पाया, सिर्फ प्रकृति जानती थी कि उस दिन एक रूह कितना बिलख कर रोई थी। उस रात अखिलेश बर्मन ने भी जी भरकर शराब पी थी। उनके साथ दिलेर साहू भी थे।
दोनों पुराने दोस्त मिलकर अपने एक दोस्त की मौत का गम मना रहे थे। दिलेर साहू का सिर्फ नाम ही दिलेर नहीं था, वे दिल से भी बड़े दिलदार थे। बार बार वे यही रट रहे थे कि मित्तल को मारने वाला अगर उन्हें अभी मिल जाए तो वे उसका खून पी जाएंगे। अखिलेश बर्मन बकायदा नशे में थे, लेकिन इसके बावजूद वे उसे और ज्यादा भड़का रहे थे और आखिरकार उन्होंने अपना आखिरी दांव खेला। देख दिलेर, बस बोलने से कुछ होगा नहीं, हमें उसे मारना ही होगा, चाहे वो जो भी हो। देख, हम वहां जा सकते हैं, उसे जाकर मार सकते हैं। अरे उसने हमारे इतने खास दोस्त को मारा है, साले की उम्र ही क्या थी अभी। मैं तो कहता हूं चल अभी घाटी में चलते हैं। अखिलेश बर्मन का इतना कहना था कि दिलेर साहू तैयार हो गया और उनकी गाड़ी घाटियों के रास्ते सरपट भागने लगी। दूसरी तरफ, मुझे जाने दो, इतने इंसानों की मौत देखने की मेरी आदत नहीं है। एक रात प्रज्ञा की रूह ने घिनू से कहा, चली जाओ। घिनू ने भी दो टूक जवाब दिया, मैं ऐसे नहीं जा सकती, तुम मुझे मेरी शक्तियां लौटा दो, उनके बगैर मैं जा नहीं सकती। मेरी गुड़िया और वे बाल जो कुएं में फंसे रह गए थे वो मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी, फिर इस जगह में तुम जो चाहो करो। तुम्हें लगता है वो मैं तुम्हें दे दूंगा? घिनू ने बेशर्मी से कहा, अरे मैंने तो बड़े हिफाजत से रखा है उसे, आखिर मेरे कमजोरी के दिनों में उन चीजों ने मेरी बहुत मदद की थी और अभी भी कर रही है ना? तुम भी जानते हो उन चीजों के अलावा तुम इस जगह में ठहर नहीं सकते। आखिर पूरी घाटी में से तुमने अपने ठिकाने के लिए यही जगह क्यों चुनी? क्योंकि इस जगह ने तुम्हें स्वीकार लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास मेरी शक्तियां थीं। मेरे भीतर की तमाम बुराइयों को तुमने कैद कर लिया है, मेरी अच्छाइयां खो गई हैं। बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं कि मेरी शक्तियां तुम मुझे लौटा दो? इंतजार करो, मैं खुद अपनी ताकतें और अपनी उम्र बढ़ा रहा हूं ताकि मुझे किसी और की शक्तियों की जरूरत न पड़े। मैं लोगों के दिमाग को उनसे छीन रहा हूं ताकि उनकी आत्मा पर कब्जा कर सकूं। फिर मेरी सेना में सिर्फ ये मामूली कीड़े ही नहीं रहेंगे, मेरे साथ होंगे इस घाटी के तमाम मरे हुए लोगों की रूहें। मैं लोगों से उनकी सारी जवानी निचोड़ रहा हूं ताकि खुद को इस दुनिया में ज्यादा दिनों तक बचा सकूं, वरना फिर उसका जन्म होगा और फिर मुझे झेलनी होगी उसके हिस्से का सारा दर्द। देखो, लोग अब मुझसे डरने लगे हैं, घाटी भी लगभग पूरी खाली है, मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता। मेरी सीमाएं तय की गई हैं ताकि मैं अपनी सीमाओं को लांघ कर कभी खरुद से उसे कुणाल को मार न सकूं। अब भले ही वो खुद ही मर गया है, लेकिन कभी उसकी सुरक्षा के लिए ही ये सारी बातें उस श्राप के साथ जोड़ दी गई थीं। लेकिन तुम मेरी मदद कर सकती हो, तुम तो लोगों को यहां बुला सकती हो ना? तुम घाटी के रास्ते से गुजरने वालों को बहकाकर यहां ला सकती हो, फिर हम दोनों का काम होगा। यकीन करो, मैं लौटा दूंगा तुम्हें तुम्हारी सारी ताकतें। घिनू ने यह बात एक जहरीली मुस्कान को छिपाकर कही थी। प्रज्ञा मान गई, आखिर यही तो करना था उसे। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे तय किया गया था। वह घिनू को लेकर वहां से हट गई। वे दोनों अब घाटी के एक दूसरे छोर पर थे जो थोड़ा आबादी से सटा हुआ था। शर्त यह थी कि प्रज्ञा लोगों को घाटी में बुलाकर ले आएगी और घिनू अपना काम करेगा। बदले में बहुत जल्द वह प्रज्ञा को उसकी बुरी ताकतें लौटा देगा। अखिलेश बर्मन जब दिलेर साहू को लेकर कुएं तक पहुंचा तो वहां घिनू नहीं था, लेकिन वहां कोई था, कोई औरत जो कुएं के भीतर अपने पैर लटकाए कुएं की दीवार पर बैठी थी। कौन हो तुम? अखिलेश बर्मन ने झूंझलाकर पूछा। तुम्हारी पत्नी, शकुंतला जी ने बड़ी नर्म और ठहरी हुई आवाज में कहा। इतना कहना था कि अखिलेश बर्मन के भीतर का सारा नशा छूमंतर हो गया। वे फटी हुई आंखों से शकुंतला जी को देख रहे थे। उनकी पीठ इस वक्त अखिलेश बर्मन की तरफ ही थी। कहीं यह घिनू का कोई भद्दा मजाक तो नहीं? अचानक यह बात उनके दिमाग में कौंधी, लेकिन उन्होंने गौर किया कि घिनू चाहे किसी भी रूप में रहे, उसके अगल बगल भिन भिनाते कीड़ों का होना हमेशा ही तय होता है। लेकिन इस वक्त उनका नामो निशान नहीं था। इसका मतलब था वो औरत सच में शकुंतला जी ही थी। शकुंतला, क्या तुम हो? तुम यहां कैसे आई? जैसे हर दिन तुम आते हो, लेकिन तुम यहां क्यों आई हो? देखो, यहां बहुत खतरा है। खतरा? हम जानती हूं, अब तुमसे ही सबसे ज्यादा खतरा है। इन दिनों तुम अपने ही लोगों को मार रहे हो। शकुंतला के इतना कहते ही अखिलेश बर्मन के पास खड़े दिलेर साहू के कान खड़े हो गए। वे 4 कदम पीछे हट गए। ये क्या बोल रही हो तुम? लगता है पागलपन अभी तक उतरा नहीं तुम्हारा। मैं भला क्यों मारूंगा अपने ही लोगों को? ये सवाल तो तुम्हें अपने भीतर की आत्मा से पूछना चाहिए। तुमने पहले अपने ही बेटे को मारा, तुम्हें शायद सुकून चाहिए था जीवन में। उसके बाद अपने दोस्त चंदन मित्तल को मारा। क्यों? क्योंकि दौलत के लिए। अब एक और दोस्त को मारने के लिए ले आए हो, कल शायद किसी और को ले आओगे। लेकिन एक काम करो, उससे पहले आज तुम मुझे ही मार दो, क्योंकि तुम इधर उधर से जितनी भी दौलत इकट्ठा करोगे उन सब की आधी हकदार मैं रहूंगी। इसलिए सबसे बड़ा फायदा तुम्हें मुझे मारकर ही होगा। देखो, मैंने चंदन मित्तल को नहीं मारा, उसे घिनू ने मारा था। और घिनू के सामने उसे पेश किसने किया था? अब अखिलेश बर्मन की बोलती बंद हो गई थी। वे अब अपना सिर झुका चुके थे।
यही वो वक्त था जब दिलेर साहू अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए थे। तुम कैसे जानती हो ये सब? जैसे सिर्फ मैं ही जानती थी कि तुमने कुणाल को खुद अपने हाथों से सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था और खुद को बचाने के लिए मुझे पागल करार दे दिया। तो बताओ भला मैं क्या ही करता? मैं तुम्हें खो रहा था। कुणाल से प्रेम मुझे भी था, लेकिन उसकी वजह से मैं तुम्हें खोता जा रहा था। वैसे भी वो सामान्य नहीं था शकुंतला, उसकी मौत तय थी। मैं नहीं भी मारता तो शायद घिनू उसे मार देता। वो कब से उसे तलाश रहा था। तुम नहीं जानती शकुंतला, अतीत के साथ हम बुरी तरह लिपटे हुए थे। वो कोई आम बच्चा नहीं था। मैं सब जानती हूं कि घिनू उसके पीछे पड़ा था, लेकिन घिनू तब तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था जब तक तुम उसका ख्याल रखते। इतिहास ने तुम्हें उसकी हिफाजत के लिए चुना था ना। और तुम जानते हो, अगर अच्छाई अपनी जगह पर अटल रहे तो बुराई की उसके आगे कोई औकात नहीं रहती। घिनू की ताकतें बढ़ी कुणाल की मौत से। वो जैसा भी था, हमारा बच्चा था अखिलेश। ये बात तुम क्यों नहीं समझते? ईश्वर ने हमें चुना था उसके लिए, फिर कब तक हमें उसका ख्याल रखना पड़ता? एक उम्र के बाद तो वो सब समझने ही लगता। फिर तो जिंदगी पड़ी थी ना हमारे पास एक दूसरे के लिए। लेकिन तुमने क्या किया? इतिहास को दोहराया, जिसकी वजह से अब सैकड़ों लोग मर रहे हैं। क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है इन बातों का? पछतावा है, लेकिन किसके लिए पछताऊं? क्या तुम लौटोगी मेरे पास? यकीन करो, मेरा दिल मुझे हर दिन धिक्कारता रहा, लेकिन अपने भीतर की कमजोरी को ढंकने के लिए मैंने बुराई का साथ दिया। तुम ही बताओ अब क्या करूं मैं? वही जिसके तुम वफादार बने हो, उसे ही छलना होगा तुम्हें। लेकिन कैसे? वो सब तुम्हें वे लोग बताएंगे। यह कहते हुए शकुंतला जी ने अपने दाएं हाथ से एक तरफ इशारा किया। अखिलेश बर्मन ने देखा, वहां सोमनाथ चट्टोपाध्याय, लिली और एक लड़की खड़ी थी। असल में वह प्राची थी, लेकिन अखिलेश उसे नहीं जानते थे। उनकी नजर शर्म से झुक गई। वे सोमनाथ चट्टोपाध्याय से नजर नहीं मिला पा रहे थे। कितना भरोसा किया था इस इंसान ने उन पर। अपनी पूरी दुनिया को दूर किसी देश में छोड़कर वे यहां आए थे ताकि इस मुसीबत से सबको बाहर निकाल सकें। भूल जाओ जो हुआ, अब सोचो क्या करना है। अच्छाई के राह पर लौट आओगे या बुराई के इस गहरे कुएं में उतरोगे, फैसला तुम्हारा होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अच्छाई का साथ दिया तो तुम्हें वो सब कुछ वापस मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारी पत्नी भी। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने अखिलेश बर्मन की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, जैसा आप कहेंगे अब मैं वैसा ही करूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, अब मुझे कैसे भी सब ठीक करना है। अखिलेश बर्मन ने लगभग सोमनाथ चट्टोपाध्याय के पैरों में गिरते हुए कहा, फिर ठीक है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। वे लोग आपस में काफी देर तक बातें करते रहे और फिर लिली, प्राची और सोमनाथ चट्टोपाध्याय अंधेरे में एक कोने में छिप गए। अखिलेश बर्मन ने शकुंतला जी के हाथों को एक मोटी रस्सी से बांध रखा था और ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे वे खुद ही अपनी पत्नी को घिनू के लिए शिकार बनाकर लाए हैं। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन घिनू का कोई अता पता नहीं था। प्रज्ञा घिनू को लेकर रास्तों में थी, लेकिन अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था। और तभी लिली ने देखा प्रज्ञा ठीक उसके सामने खड़ी थी। वे लोग लौट आए थे। घिनू भी इस वक्त अखिलेश बर्मन के सामने खड़ा था और दोनों में बातचीत हो रही थी। इस औरत को ही खत्म कर डालिए आज, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। वैसे भी मेरी सारी कमाई पर बिना मेहनत किए ये आधा हिस्सा अपना लिखवा चुकी है। बिना चेहरे पर कोई घबराहट लाए अखिलेश बर्मन बोलते जा रहे थे। और घिनू सोच रहा था, ये इंसान तो वाकई बहुत बड़ा कमीना निकला। इसे अपने परिवार से कोई मोह नहीं है। खैर, उसे क्या, उसे तो बस अपने शिकार से मतलब था। वैसे भी प्रज्ञा ने आज उसका बेमतलब ही समय बर्बाद किया। एक भी इंसान को लेकर आ नहीं पाई थी वो। घिनू ने कुएं की दीवारों से चिपकी उस भोली भाली औरत को देखा। उसके हाथ बंधे थे और वह असहाय दृष्टि से इधर उधर देख रही थी, जैसे काश कोई आए और उसे इस दानव से बचा ले। घिनू ने एक कुटिल मुस्कान छोड़ी और धीरे धीरे शकुंतला जी की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। उसके मुंह से वही घिनौनी लार टपक रही थी, चेहरे पर वही बेशर्मी और आसपास वही कीड़ों की भनभनाहट। शकुंतला जी ने डरकर आंखें बंद कर लीं। अभी घिनू शकुंतला जी को छूने ही वाला था कि तभी कोई चीज उससे टकराई और जैसे घिनू को अचानक ही एक जोरदार करंट लगा हो, वह छिटक कर काफी दूर जा गिरा। वह फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगा और उसे सामने ही एक गुड़िया दिखी, बालों से बनी एक साधारण सी गुड़िया। लेकिन उसमें भला इतनी ताकत कहां से आई कि उसने घिनू को पछाड़ दिया। तभी घिनू के सामने सोमनाथ चट्टोपाध्याय आ खड़े हुए। वे मुस्कुरा रहे थे और घिनू इस वक्त भी जमीन पर गिरा अवाक बैठा था। सब कुछ उसकी समझ से परे हो गया था। उसने तिरछी नजर से एक बार अखिलेश बर्मन की तरफ देखा तो वे अपनी पत्नी को सीने से लगाए खड़े थे। अब उसे सब कुछ साफ दिखने लगा था, लिली, प्रज्ञा की रूह और प्राची भी। साथ ही अब उनके साथ दिलेर साहू भी खड़े थे। असल में
सोमनाथ चट्टोपाध्याय दिलेर साहू को बीच रास्ते से समझा बुझाकर वापस ले आए थे। दिलेर साहू और अखिलेश बर्मन ने मिलकर घिनू को एक मोटी रस्सी से उसी कुएं के पास बांध दिया। हाँ, अब वह काफी कमजोर हो चुका था। पहली बार उसका सामना एक सच्ची ताकत से हुआ था। प्रज्ञा की अच्छी ताकतों ने उसे कमजोर कर दिया था। घिनू आज बिल्कुल उसी तरह चिल्ला रहा था जैसे वह कुणाल की मौत के दिन चिल्ला रहा था। आसपास तैनात पुलिसकर्मियों को जब घिनू के चीखने की आवाज आई तो वे सभी कुएं के पास चले आए। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने इशारे से उन्हें कुछ भी न करने को कहा, और जैसा कि मैंने पहले ही लिखा है, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि चाहे कितना भी ऊंचे ओहदे का इंसान हो, उनकी बात को टाल नहीं सकता था। घिनू जानता था कि यह सब बस कुछ ही देर का खेल है। जल्दी ही अच्छी ताकतों का असर उस पर से खत्म होगा और वह इन सबको खत्म कर डालेगा। लेकिन तभी उसके सामने प्रज्ञा आ गई और बोली, आज तक तुमने सिर्फ मेरी बुरी शक्तियां ही देखी थीं, लेकिन आज पहली बार तुम मेरी अच्छाइयों से रूबरू हुए हो। जानती हूं मेरी अच्छाइयां तुम्हें मार नहीं सकती। यह सिर्फ इसलिए तुम पर काम कर रही हैं क्योंकि इसे तुम पर फेंकने वाला भी वही था जिस पर तुमने यकीन किया था। अखिलेश बर्मन ने ही यह गुड़िया तुम पर फेंकी थी। इस दुनिया में तुमने सिर्फ मुझ पर और अखिलेश बर्मन पर ही तो यकीन किया था, इसलिए इन्हीं दोनों के मिले धोखे ने तुम्हें कमजोर किया है। प्रज्ञा की बातें खत्म हुई तो सोमनाथ चट्टोपाध्याय बोलने लगे, हम सभी चाहते तो धोखे से ही तुम्हें खत्म कर सकते थे। हाँ, तैयारियां थोड़ी और करनी पड़ती, लेकिन जानते हो ऐसा करने से क्या होगा? यह श्राप वहीं का वहीं बरकरार रह जाएगा। सिर्फ तुम इस श्राप को खत्म कर सकते हो। अकेले तुम ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकते हो। तुम्हारे द्वारा की गई एक अच्छाई तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त कर देगी। नहीं तो यह सब फिर दोहराया जाएगा, फिर वह जन्म लेगा और तुम भी। और हर बार यह जरूरी नहीं होगा कि उसकी मौत इतनी जल्दी हो जाए। वह सालों साल जिएगा और तुम उसके हिस्से के दर्द को झेलोगे। वही तुम्हारा घिनौना रूप होगा जिससे इंसान डरेंगे नहीं बल्कि भागेंगे। लेकिन तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? घिनू ने फिर बेहयाई से पूछा। तो मैं एक बार फिर उसे जन्म दूंगी, फिर वह आएगा मेरे पास, और इस बार मैं खुद उसे खौलते तेल में झोंक दूंगी ताकि तुम्हें इतनी जलन महसूस हो कि तुम्हारी यह शैतानी आत्मा भी मर जाए। इतने लोगों के मरने से अच्छा है कि मेरा ही बेटा हर बार मर जाए। इस बार कांपते हुए शकुंतला जी बोल रही थीं। वे पहले से ही अपने बच्चे की मौत से बौखलाई हुई थीं। ऊपर से घिनू की यह ढीठता उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। घिनू के भीतर कुछ बदल रहा था। वह सोमनाथ चट्टोपाध्याय के दिए तर्कों को समझ रहा था। बार बार यह सब कुछ शुरू होने से अच्छा है कि इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। वैसे भी इन सब में नुकसान तो हर बार उसका ही होता, वही दर्द झेलता, उसी के हिस्से में लोगों की बद्दुआएं आती। आखिरकार उसने सोमनाथ चट्टोपाध्याय से पूछ ही लिया, लेकिन मैं भला ऐसा क्या करूं जिसे अच्छा काम कहेंगे आप सब? सोमनाथ चट्टोपाध्याय मुस्कुराए। पहली बार घिनू में उन्हें मासूमियत दिखाई पड़ी और वे बोले, इस अच्छाई को अपने गले से लगाकर उस बुराई से भरे कुएं में समा जाओ। इस जगह की मनहूसियत खत्म हो जाएगी और इसके साथ ही खत्म हो जाओगे तुम और यह श्राप भी। प्रज्ञा की रूह यहां से आजाद हो जाएगी और उसका नया जन्म हो पाएगा। यही होगा तुम्हारे द्वारा किया गया एक अच्छा काम, जिसके बदौलत यह श्राप हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। घिनू ने एक लंबी आह भरी। अभी जिस दर्द को वह झेलने वाला था उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। बहुत मुश्किल होता है बुराई का अच्छाई को गले से लगाना, लेकिन उसने ऐसा किया। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने सभी को कुएं से दूर जाने का इशारा किया। घिनू उठा और उसने प्रज्ञा की उस बालों वाली गुड़िया को अपने से चिपकाकर एक ही पल में तेजी से कुएं में छलांग लगा दी। उसके बाद कुएं के भीतर से विस्फोटक आवाजें आने लगीं, जैसे कुएं के भीतर अनगिनत पत्थरों की बारिश हो रही हो। देखते ही देखते कुआं पूरी तरह मिट्टी में समा गया, उसका नामो निशान तक मिट गया, और इसके साथ ही प्रज्ञा की रूह भी सफेद आसमान की सफेदी में कहीं गुम हो गई। जीवन फिर से शुरू हुआ। प्राची वापस अपनी मां के पास लौट गई। सोमनाथ चट्टोपाध्याय भी वापस जर्मनी चले गए। अखिलेश बर्मन ने अपने जुर्म कबूल कर लिए थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ महीनों की कानूनी सजा भी हुई। अब वे अपनी पत्नी के साथ सुकून से अपने बर्मन विला में रहते हैं। फिलहाल उनकी पत्नी यानी शकुंतला जी फिर से 9 महीने की गर्भवती थी। इस बार जब उन्हें प्रसव पीड़ा हुई तो जानबूझकर वे उसी सरकारी अस्पताल में गईं जहां कुणाल का जन्म हुआ था। शायद इस तरह से ही वे लोग कुणाल को याद करते रहेंगे। उनकी दूसरी संतान का जन्म भी उसी सरकारी अस्पताल में हुआ, लेकिन इस बार जन्म के बाद उनकी बच्ची इतनी जोर से रोई कि सारा अस्पताल उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। उनकी बच्ची, जिसका नाम बड़े प्यार से उन्होंने प्रज्ञा रखा। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं
किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा, और हम आपसे पूछना कहते हैं कि आपको किस प्रकार की कहानी पसंद है। आप हमें कमेंट करके बताएं। हम पूरा प्रयास करेंगे आप सबकी पसंदीदा कहानी लाने की ओर। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।